फोर्स क्या है, एक एक्सटर्नल कॉज है, मतलब कोई बाहरी चीज़ है जो 3 काम करता है। शेप एंड साइज ऑफ बॉडी को चेंज करता है, किसी भी बॉडी का शेप एंड साइज को चेंज करता है। किसी बॉडी पर अगर हैमरिंग करेंगे तो उसका शेप एंड साइज क्या होगा, चेंज होगा। डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज करता है, मान लो एक क्रिकेट बॉल इस डायरेक्शन में आ रहा है, उसको बैट से अगर हिट कर दिया जाए तो उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। और चेंजेस स्टेट ऑफ बॉडी, बॉडी का स्टेट को भी चेंज करता है, मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला देता है और मोशन वाला बॉडी को रेस्ट में ला देता है। अब देखो यहाँ पे हम लोग जो मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं वो 2 टाइप का मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें सबसे पहला मोशन क्या है, ट्रांसलेशनल मोशन, जिसको लीनियर मोशन भी बोलते हैं। ट्रांसलेशनल मोशन कब होता है, जब किसी बॉडी पे फोर्स अप्लाई करने से वो कौन सा पाथ में मूव करता है, स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। तो जब भी कोई बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करता है तब उस मोशन को क्या बोला जाता है, लीनियर और ट्रांसलेशनल मोशन। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा ठीक है, नेक्स्ट जो मोशन है उसका नाम है रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में क्या होता है, जब भी कोई बॉडी में अगर आप रोटेशन प्रोड्यूस करना चाहते हो, जैसे सोच लो कि ये एक बॉडी है और इसमें आप रोटेशन प्रोड्यूस करना चाहते हो, तो रोटेशन प्रोड्यूस करने के लिए इसका एक एंड को क्या करना पड़ेगा, इसका एक एंड को फिक्स करना पड़ेगा। फिक्स मतलब जैसे इसको रोक के रखना पड़ेगा, ठीक है। मतलब ये एंड मूव नहीं करना चाहिए। और आप इस बॉडी में इस पॉइंट के अलावा, जिस पॉइंट को आप फिक्स कर दिए हो उसके अलावा आप कहीं भी फोर्स अप्लाई कर सकते हो। तो सोच लो मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, ये एंड फिक्स है, ओके, और हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और ये जो फोर्स है ये इस फिक्स पॉइंट से कुछ दूरी में अप्लाई हो रहा है। तो ये जो दूरी है ना, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये जो फिक्स पॉइंट है, और उस फिक्स पॉइंट को और भी नाम से पुकारा जाता है, इसको पाइवट पॉइंट भी बोला जाता है, इसको फल्क्रम भी बोला जाता है, इसको एक्सिस भी बोला जाता है, ओके। तो इस फिक्स पॉइंट से कुछ दूरी में जब हम इस बॉडी में, ये जो बॉडी दिख रहा है ना, लाइन जैसा बॉडी, इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे, जैसे देखो इसका ये एंड को हम फिक्स कर दिए और यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो कौन सा मोशन होगा, रोटेशनल मोशन होगा। तो रोटेशनल मोशन कब होता है, जब एक बॉडी का किसी एक एंड को फिक्स कर दिया जाता है और किसी दूसरा पॉइंट पे क्या किया जाता है, फोर्स अप्लाई किया जाता है। तो जब आप किसी दूसरा पॉइंट पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसके कारण कौन सा मोशन होता है, रोटेशनल मोशन होता है। तो रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन समझ में आया। तो रोटेशनल मोशन तब होता है when one end of body is what, fixed and the force is applied at some other end, some other point, फोर्स को किसी और दूसरा पॉइंट पे अप्लाई किया गया, तो उससे जो मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। और ये इसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये फोर्स के साथ कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री बनाता है। तो ये जो रोटेशनल मोशन है ना, ये रोटेशनल मोशन कब प्रोड्यूस हो रहा है, जब फोर्स क्या कर रहा है, इस बॉडी को टर्न कर रहा है कि नहीं। जैसे ये एंड फिक्स है और इस बॉडी, ये एंड इसका फिक्स है, इसको यहाँ पे क्या किया जा रहा है, टर्न किया जा रहा है। तो इसीलिए इसको टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। और इस टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है, जिसमें से एक नाम क्या है, इसका एक नाम है टॉर्क, और एक दूसरा नाम क्या है, एक दूसरा नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स, समझ में आया। तो यहाँ पे फोर्स क्या कर रहा है, टर्निंग इफेक्ट कर रहा है। टर्निंग इफेक्ट मतलब इसको टर्न कर रहा है, किसके चारों तरफ टर्न कर रहा है, इस फिक्स पॉइंट के चारों तरफ। मतलब ये चीज को जब आप यहाँ पे फिक्स कर दोगे और इसको ऐसे घुमाओगे तो ये इसके चारों तरफ क्या होगा, ऐसे घूमेगा। ये एंड फिक्स है, ये ऐसे घूमेगा, इसके चारों तरफ घूमेगा। तो ये फोर्स यहाँ पे टर्निंग इफेक्ट कर रहा है, और टर्निंग इफेक्ट को क्या बोलते हैं, टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स बोलते हैं। इसको आप चाहो तो कैपिटल T से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो या कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब क्योंकि ये जो टॉर्क है ये 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। कोई भी चीज रोटेट तभी होगा जब आप उसमें क्या अप्लाई करोगे, फोर्स अप्लाई करोगे। और सिर्फ फोर्स अप्लाई करने से ही नहीं होगा, आपको फोर्स को किसी कुछ डिस्टेंस में भी अप्लाई करना पड़ेगा। किससे कुछ डिस्टेंस में अप्लाई करना पड़ेगा, इस फिक्स पॉइंट से। तो ये जो डिस्टेंस है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये जो सिंबल है ना, ये परपेंडिकुलर का सिंबल है, मतलब ये 90 डिग्री है। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कहाँ से है, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है। इसीलिए ये जो मूवमेंट ऑफ फोर्स होता है ये 2 चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ये जो टॉर्क है ये 2 चीज के ऊपर डिपेंड करता है, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है।
इसीलिए इसका मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर एग्जाम में पूछेगा क्या क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है तो लिखोगे फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर। अब अगर हम इसका यूनिट का बात करें, ऐसा यूनिट का बात, तो देखो फोर्स और डिस्टेंस है तो फोर्स का यूनिट न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट मीटर, तो इसका ऐसा यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। अगर मैं सीजीएस यूनिट का बात करूं तो फोर्स का यूनिट हो जाएगा डाइन और डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा सेंटीमीटर। और उसी तरह से अगर मैं ग्रेविटेशनल यूनिट का बात करूं तो ग्रेविटेशनल यूनिट, तो ग्रेविटेशनल एसआई यूनिट क्या होगा, अगर एसआई का बात करें तो न्यूटन की जगह हो जाएगा केजीएफ और मीटर की जगह क्या हो जाएगा, मीटर ही रहेगा। और ग्रेविटेशनल सीजीएस यूनिट का अगर बात करें तो डाइन की जगह हो जाएगा ग्राम फोर्स जीएफ और बाकी सेंटीमीटर की जगह सेंटीमीटर ही रहेगा। ये सारा चीज आपको समझ में आ रहा है। तो ये टॉर्क क्या होता है, टॉर्क क्या करता है, टर्निंग इफेक्ट करता है, मतलब रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस करता है। अब देखो ग्रेविटेशनल ऐसा यूनिट क्या होता है, केजीएफ मीटर होता है। अगर इसको नॉर्मल ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो केजीएफ का वैल्यू कितना होता है 9.8 न्यूटन, तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर। तो अगर ग्रेविटेशनल ऐसा यूनिट को अगर आप नॉर्मल ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो ये हो जाएगा केजीएफ मीटर हो जाएगा 9.8 न्यूटन मीटर। क्यों हो जाएगा, क्योंकि 1 केजीएफ का वैल्यू कितना है 9.8 न्यूटन है। उसी तरह से अगर आप ग्रेविटेशनल सीजीएस यूनिट को नॉर्मल सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो सेंटीमीटर ही रहेगा, बाकी ग्राम फोर्स की जगह क्या आ जाएगा 980 डाइन। तो ये ये कन्वर्सन को याद रखना, आपको ये न्यूमेरिकल में हेल्प करेगा ग्रेविटेशनल ऐसा यूनिट को ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करने में और ग्रेविटेशनल सीजीएस यूनिट को सीजीएस यूनिट में कन्वर्ट करने में। अब एक तो चीज़ देखो, हम लोग जानते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है या टॉर्क होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो फोर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ फोर्स बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे होगा कि नहीं? तो मुझे तो चीज बताओ, ये न्यूमरेटर में है और ये कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में। तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, इनवर्स। मतलब डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स क्या करना पड़ेगा, उतना कम अप्लाई करना पड़ेगा। इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे देखो ये एक नट है, ये एक नट है, ठीक है, और ये एक स्पैनर है। ये एक स्पैनर है और यहाँ पे हम लोग क्या अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया, ये हो गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये जो नट है ना, ये नट हो गया हमारा पाइवट पॉइंट, मतलब वो फिक्स पॉइंट, ठीक है, ये दिख रहा है, ठीक है। अब देखो हम लोग जानते हैं जब पाइवट पॉइंट से कुछ दूरी में हम लोग ऐसा करके फोर्स देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट होगा। अगर हम लोग इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये नट टाइट होगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो नट क्या होगा, ढीला होगा। ये चीज आपको समझ में आ रहा है। अब देखो अगर आप ना इस नट से जितना दूर में हैंडल को पकड़ोगे ना उतना आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा, उतना आसानी से घूम जाएगा। और जितना आप पास में आके फोर्स अप्लाई करोगे ना उतना क्या होगा, घुमाना मुश्किल होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा। इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर कम होगा तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ये समझ में आया कि नहीं? और ये जो स्पैनर है ना, ये स्पैनर जो नट को ओपन करने के लिए यूज हो रहा है, ये किसका एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया किसका, इसी टॉर्क का। तो टॉर्क का अगर एग्जांपल पूछेगा एग्जाम में तो आप स्पैनर लिख सकते हो। कौन सा स्पैनर, जो कि नट को क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है। स्पैनर रेंच भी लिख सकते हो, स्पैनर टू ओपन नट। ये सारा चीज आपको समझ में आया। यहाँ तक कि देखो जो दरवाजा होता है, ये दरवाजा भी किसी एक्सिस में जुड़ा रहता है कि नहीं, ये उसका पाइवट पॉइंट हो गया। और यहाँ पे हम लोग दरवाजा को पकड़ के घुमाते हैं तो आप लोग दरवाजा में भी चेक कर सकते हो, जितना पास में अप्लाई करोगे ना एक्सिस में फोर्स, मान लो ये एक्सिस है और यहाँ पे अगर आप दरवाजा को यहाँ धकेलोगे ना तो आपको धकेलने के लिए ज्यादा दम लगाना पड़ेगा, मतलब इसको रोटेट करने के लिए ज्यादा दम लगाना पड़ेगा। और जितना दूर में अप्लाई करोगे उतना कम दम लगाना पड़ेगा। तो दरवाजा को खोलना और बंद करना भी किसका एग्जाम्पल है, टॉर्क का। टॉर्क वो हर चीज में अप्लाई होता है जहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है एक पाइवट पॉइंट से और आप वहाँ पे क्या अप्लाई करो, फोर्स अप्लाई कर रहे हो।
एक ही फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो उसको क्या बोलते हैं, टॉर्क। टॉर्क का और भी एग्जांपल है, जैसे साइकिल का पैडल। साइकिल का पैडल जो है, देखो ये साइकिल का पैडल है, देखो यहाँ पे ये पैडल लगा हुआ है, यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये मेरा पाइवट पॉइंट है। तो देखो ये तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है ना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री। तो आप क्या करोगे, चेक कैसे फाइंड करोगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ होगा, उसको फाइंड करने का बहुत सिंपल तरीका है। जहाँ भी फोर्स अप्लाई हो रहा है ना, उस फोर्स को क्या करो, एक्सटेंड कर दो, पूरा आगे तक एक्सटेंड कर दो। और सीधा सा बात है, यहाँ से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर बनाना है, कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा ना। तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया और ये क्या हो गया, ये फोर्स हो गया। तो देखो फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिलकर क्या करेगा, टॉर्क ऑफर करेगा, जिसके कारण पैडल क्या होगा, घूमेगा। समझ में आया कि नहीं? तो साइकिल का पैडल भी किसके कारण चलता है, टॉर्क के कारण चलता है। ये सारा चीज समझ में आ रहा है। तो चलो एक सवाल पूछते हैं जो इस बार का बोर्ड एग्जाम में आया था, देखते कौन बता पाता है। भूल जाएंगे हम यहाँ से। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ओके। ये फिक्स पॉइंट है, ये क्या है, फिक्स पॉइंट, मतलब ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा, मतलब ये पाइवट पॉइंट है। यहाँ पे 3 तो फोर्स अप्लाई हो रहा है, F1, एक इधर अप्लाई हो रहा है F2 और एक इधर अप्लाई हो रहा है F3। इन तीनों फोर्स में से सबसे कम वैल्यू किसका होगा। अभी हम एक तो चीज बताए थे, जिसका डिस्टेंस ज्यादा होगा उसका फोर्स का वैल्यू कम होगा। तो आपको पता लगाना है सबसे कम वैल्यू किसका होगा, F1, F2 या F3। तो देखो, तो आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा, क्योंकि हम लोग को कौन सा वही फोर्स कम होगा जिसका डिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा। तो देखो ये फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में है, तो यहाँ से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर बनेगा तो ये होगा ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस फोर्स के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो गया पाइवट पॉइंट से। इस फोर्स को अगर हम इधर एक्सटेंड करें तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा, और इस फोर्स को अगर हम इधर एक्सटेंड करें, इस फोर्स को अगर हम इधर एक्सटेंड करें तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगा। अरे परपेंडिकुलर बनाना बहुत आसान है, एक लाइन बना लो और ये पॉइंट है उसके ऊपर से परपेंडिकुलर बनाना है, तो परपेंडिकुलर सबसे छोटा डिस्टेंस होगा। ऐसे तो नहीं ना बनेगा परपेंडिकुलर। अब आप लोग खुद देखो, इस ये वाला फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम है और ये वाला जो फोर्स है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कम है, लेकिन ये वाला जो फोर्स है ना, ये वाला F1, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, मतलब सबसे कम वैल्यू किसका होगा, F1 का होगा। समझ में आया? तो ये वाला इस बार बोर्ड में आया था। तो बोर्ड में ना कभी भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको कैसा क्वेश्चन पूछेगा, जो भी आप सीखे हो ना उससे एप्लीकेशन पूछेगा, वो कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। जैसे उस कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई किया और आपको पूछ दिया, तो जो इस कॉन्सेप्ट को समझा होगा कि ज़्यादा दूरी होने से फोर्स कम होगा वही कर पाएगा। और दूरी फाइंड करना बहुत आसान है, बस आपको ना इस फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है। लेकिन देखो सीधा सा बात है, एक तो चीज समझो, मुझे अगर इस फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर बनाना है तो हम ऐसे नहीं बना सकते। ये अगर हम ऐसे लाइन खींचते तो ये 90 डिग्री हुआ क्या, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सीधा सा बात है, इसको पूरा एक्सटेंड कर दो और जहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है वहाँ बना लो, उससे पता चल जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अरे कुछ समझ रहे हो कि नहीं? बहुत इजी चीज़ है, 1 मार्क का क्वेश्चन था ये। ठीक, ये सारा चीज़ आपको समझ में आया। देखो अब मैं कुछ चीज़ और बताने जा रहा हूँ। ये फिक्स पॉइंट हो गया और यहाँ पे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ और ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इसके कारण ये जब मैं यहाँ पे फोर्स अप्लाई करूँगा तो ये ऐसे घूमेगा कि नहीं, ये किस डायरेक्शन में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी का डायरेक्शन का उल्टा डायरेक्शन में घूम रहा है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो टॉर्क को आपको क्या लेना है, टॉर्क को आपको पॉजिटिव लेना है, ये चीज दिमाग में सेट कर लो। और जब वही पाइवट पॉइंट से कुछ दूरी पे हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, सो लोग फोर्स यहाँ अप्लाई कर रहे हैं और ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो ये किस डायरेक्शन में घूमेगा, क्लॉकवाइज घूमेगा कि नहीं। तो जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो आपका टॉर्क का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये सारा चीज समझ में आ रहा है। तो जब भी न्यूमेरिकल करोगे तो अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो टॉर्क को पॉजिटिव लेना है और क्लॉकवाइज घूमेगा तो टॉर्क को नेगेटिव लेना है। तो देखो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे आपका कपल के बारे में। तो जैसे टॉर्क रोटेशन प्रोड्यूस करता है ना, कपल भी रोटेशन प्रोड्यूस करता है, लेकिन टॉर्क और कपल में क्या फर्क है, टॉर्क अप्लाई करने के लिए हम लोग को एक फिक्स पॉइंट चाहिए और उस फिक्स पॉइंट से कुछ दूरी में हम लोग को एक फोर्स अप्लाई करना है।
लेकिन वहाँ पे एक फोर्स है, लेकिन कपल में कितना फोर्स रहता है? 2। ये नाम से ही पता चल रहा है कपल है, कपल मतलब एक से ज़्यादा है। तो कपल में क्या होगा, जैसे चलो ये एक बॉडी है और मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ, तो मुझे 2 फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। एक फोर्स यहाँ अप्लाई करूँगा और एक फोर्स यहाँ अप्लाई करूँगा। दोनों फोर्स का वैल्यू सेम रहेगा, लेकिन डायरेक्शन क्या रहेगा? ऑपोजिट। देखो ये इधर काम कर रहा है और ये इधर काम कर रहा है, और ये दोनों फोर्स मिलके रोटेशन तभी प्रोड्यूस करेगा जब दोनों सेम लाइन में काम नहीं करेगा। जैसे देखो ये वाला फोर्स जो है वो इस लाइन में काम कर रहा है और ये वाला फोर्स जो है वो इस लाइन में काम कर रहा है। क्योंकि देखो दोनों फोर्स अगर एक ही लाइन में काम करेगा तो क्या होगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। जैसे सोच लो कि ये देखो यहाँ पे अगर दोनों एक ही लाइन में काम करेगा तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, तो रोटेशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा इधर आ जाऊँ, इस उंगली को थोड़ा इधर ले आओ और इस उंगली को इधर, तो देख लो ये घूम जा रहा है कि नहीं? ये घूम जा रहा है, घूम रहा है कि नहीं? अरे ऐसे करके घूम रहा है ना? हाँ सर दिख रहे हैं। ये देखो ये ऐसे है, ये वाला उंगली उसको ऊपर उधर फोर्स दे रहा है और ये वाला उंगली इसको नीचे, ये घूम रहा है कि नहीं? लेकिन अगर ये दोनों उंगली एक ही जगह फोर्स ऑफर करेगा तो घूमेगा क्या? लेकिन थोड़ा सा भी देखो गैप होगा, देखो आप ऑटोमेटिक घूम जा रहे हैं, गैप होने से घूम रहा है कि नहीं? यस सर। तो 2 फोर्स जो कि 2 सेम लाइन में काम नहीं कर रहा है, ये अलग लाइन में काम कर रहा है और ये अलग लाइन में काम कर रहा है, ये दोनों मिलकर क्या प्रोड्यूस करेगा? कपल प्रोड्यूस करेगा। कपल मतलब रोटेशन ही प्रोड्यूस करेगा, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 2 फोर्स मिलकर प्रोड्यूस कर रहा है इसलिए इसको कपल बोलते हैं। तो कपल क्या होता है? 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट एक्टिंग अलोंग सेम लाइन। 2 इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है, दोनों सेम लाइन में काम नहीं कर रहा है, और ये क्या बनाता है? कपल बनाता है। इसका रियल लाइफ एग्जांपल भी दे रहे हैं। जैसे देखो आप नल देखे हो ना, नल पानी वाला जो नल होता है, ये देखो ये नल है, यहाँ से पानी आके से गिरेगा। इसको खोलने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक उंगली यहाँ पे रखते हैं और एक उंगली यहाँ रखते हैं और इसको ऐसे घुमाते हैं। 2 फोर्स यूज करते हैं कि नहीं? कोई पानी का बोतल लाया है? पानी का बोतल के साथ मेमोरी है। देखो इस बोतल को हम ना टॉर्क से नहीं खोल सकते, ये इसका पाइवट पॉइंट हो गया और ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, और यहाँ से हम एक फोर्स अप्लाई करके इसको खोलने के लिए मुझे कपल यूज करना पड़ेगा। कपल में क्या होता है? एक फोर्स यहाँ पे है और एक फोर्स ये वाला उंगली इधर धक्का देगा और ये वाला उंगली इधर। देखो 2 फोर्स काम कर रहा है कि नहीं? तो दोनों मिलकर क्या करेगा? देखो इसको खोल दे रहा है कि नहीं? तो यहाँ पे 2 फोर्स मिलकर इसको रोटेशन दे रहा है। ये किसका एग्जांपल हो गया? कपल का एग्जांपल हो गया। तो जहाँ पे स्पैनर यूज होता है ना, वहाँ पे टॉर्क होता है। और जब हम लोग गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील को चलाते हैं ना, तो वो भी किसका एग्जांपल है? कपल का एग्जांपल है, क्योंकि एक हाथ ऊपर जाता है और एक हाथ नीचे आता है। ये चीज आपको समझ में आएगी कि नहीं? यहाँ तक कि जो रेंच रहता है, रेंच भी किसका एग्जांपल है? कपल का एग्जांपल है। क्योंकि रेंच में क्या होता है? ऐसे करके नट में फंसाया जाता है और इसके ऊपर में हैंडल ऐसे रहता है, एक को पकड़ के इधर घुमाते हैं और एक को इधर घुमाते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जहाँ पे 2 फोर्स अप्लाई हो रहा है वहाँ पे कपल। यहाँ तक कि ताला का अंदर जो चाबी डाल के घुमाते हैं वो भी कपल ही है, क्योंकि उसमें क्या हो रहा है? एक उंगली इधर धकेल रहा है और एक उंगली इधर धकेल रहा है, ऐसे। तो आप लोग अपना रियल लाइफ में भी टॉर्क और कपल का एग्जांपल देखे होंगे। जब आप दरवाजा को खोलते हो वो टॉर्क है, क्योंकि उसका एक्सिस से कुछ दूरी में आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो, वो भी एक ही फोर्स। लेकिन अगर कोई ऐसा दरवाजा रहे जिसका बीच में एक्सिस रहे और उसको ऐसे घुमा सकते हैं, वो किसका एग्जांपल हो जाएगा? कपल का। अब देखो कपल का फॉर्मूला क्या होता है? कपल का मैथमेटिकल फॉर्मूला, तो एग्जांपल क्या हो गया? ओपनिंग ऑफ वाटर टैप, वाटर टैप को खोलना या बंद करना कपल का एग्जांपल हो गया। और अगर मैं कपल का मैथमेटिकल फॉर्मूला का बात करूं, तो क्योंकि ये फोर्स के ऊपर और इन दोनों का बीच में कुछ डिस्टेंस भी होना चाहिए, ये डिस्टेंस भी क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। तो यहाँ पे कपल का फॉर्मूला क्या होता है? आइदर फोर्स। आइदर फोर्स मतलब इन दोनों फोर्स में से किसी एक फोर्स को आपको लेना है। इन दोनों फोर्स में से कितना फोर्स को लेना है? किसी एक फोर्स को लेना है। इनटू क्या लेना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क केस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहता है वो कहाँ से रहता है? वो पाइवट पॉइंट से रहता है। टॉर्क में जब हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं तो वो कहाँ से लेते हैं हम लोग? पाइवट पॉइंट से। लेकिन इसमें जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, वो पाइवट पॉइंट से नहीं है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स का बीच का डिस्टेंस है।
दोनों में बहुत फर्क हो गया। ये जो डिस्टेंस है वो पाइवट पॉइंट से है टॉर्क केस में, कपल केस में जो डिस्टेंस है वो दोनों फोर्स का बीच का डिस्टेंस है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस। ये चीज आपको समझ में आ रहा है? तो हम लोग तो एग्जाम्पल भी करेंगे जिससे आपको टॉर्क और कपल का कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। वैसे मुझे लगता है समझ में आया होगा। ओके देखो, ये सोच लो एक सी सॉ है, सी सॉ नहीं है, ये एक बार है और यहाँ पे ये फिक्स है। एक फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हैं और एक फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हैं, और बीच में क्या है, ये पाइवट पॉइंट है। इसका वैल्यू सोच लो 20 न्यूटन है और इसका वैल्यू भी कितना है, 20 न्यूटन। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और ये जो हमारा है ये हमारा पाइवट पॉइंट है। आपको क्वेश्चन में निकालने बोला कपल, कपल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, फोर्स, आइदर फोर्स, आइदर फोर्स मतलब कोई एक फोर्स, दोनों तो सेम ही है। तो इसको ले लिए 20 न्यूटन और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस, मान लो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस है कितना, 2 मीटर है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 40 न्यूटन मीटर। ये चीज आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आपको बोलेगा टॉर्क निकालने के लिए, तो टॉर्क ना या तो पॉइंट ए पे निकालने बोलेगा या पॉइंट बी पे निकालने बोलेगा। तो टॉर्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से होता है, पाइवट पॉइंट से। तो जब हम लोग ए पॉइंट का टॉर्क निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्स का वैल्यू हो जाएगा 20 न्यूटन और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 हो जाएगा, क्योंकि पाइवट पॉइंट से दूरी जो है वो आधा है, क्योंकि ये मिडिल में है। तो यहाँ पे 1 मीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 न्यूटन मीटर। उसी तरह से बी का जब निकालेंगे तो यहाँ पे भी फोर्स कितना है, 20 न्यूटन, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन मीटर। और क्योंकि ये भी इसको किधर घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और वो भी इसको किधर घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। कभी थोड़ा देर पहले ही बोले। तो आपको टॉर्क और कपल में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना? टॉर्क जो होता है वो डबल है, मतलब टॉर्क जो होता है वो, सॉरी कपल जो होता है उसका मिडिल, वो इन दोनों टॉर्क का क्या होता है, टोटल होता है, मतलब ये वाला टॉर्क और ये वाला टॉर्क को ऐड करने से उसके बराबर होता है। तो एग्जाम में क्या होता है ना, एग्जाम में एक बार ऐसा एक डेरिवेशन भी आया था, तो उस डेरिवेशन को भी हम यहीं पे बता दे रहे हैं। तो एग्जाम में क्या डिराइव करने बोला था, कपल का फॉर्मूला डिराइव करने बोला था, किसके फॉर्मूला से, टॉर्क का फॉर्मूला से। तो कैसे डिराइव किया गया था, देखो ऐसे, कपल इज इक्वल टू लिखा गया सम ऑफ टॉर्क एट एंड ए एंड एंड बी, एंड ए और एंड बी का जो टॉर्क है ना, उन दोनों को ऐड कर दोगे तो उससे किसका वैल्यू आएगा, कपल का वैल्यू आएगा। तो आपको दोनों का टॉर्क को ऐड करना है। यहाँ का टॉर्क क्या होगा बताओ, 20 फोर्स, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ओ ले लेते हैं, पाइवट पॉइंट को, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ओ ए, और यहाँ का टॉर्क कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ बी, तो ये हो जाएगा एफ इंटू ओ ए प्लस ओ बी, तो ये हो जाएगा एफ इंटू, अब देखो ओ ए और ओ बी मिलकर क्या हो जाएगा, 1 + 1 ए बी हो जाएगा, ओ ए और ओ बी मिलकर क्या हो जाएगा, ए बी। तो देखो फोर्स, फोर्स हो गया और इन दोनों का बीच का डिस्टेंस ए बी, तो कपल का फॉर्मूला आ गया कि, तो कपल का फॉर्मूला कैसे आया, इन दोनों का टॉर्क को ऐड करने से आया। तो एक बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन भी आया था, मॉडल एग्जाम में आया था। तो देखो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम एक ऐसा कंडीशन है जिसमें एक बॉडी के ऊपर जो नेट फोर्स काम करता है ना, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक्टिंग ऑन ए बॉडी, उसका वैल्यू कितना हो जाता है, 0। नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी, उसका वैल्यू भी कितना हो जाता है, 0। मतलब इक्विलिब्रियम एक ऐसा कंडीशन है जिसमें एक बॉडी पे नेट फोर्स भी कितना काम करता है, 0, और नेट टॉर्क भी कितना काम करता है, 0। इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे सोच लो कि एक टेबल है और उसके ऊपर ना एक बुक रखा हुआ है। ये बुक का जो वेट है वो किधर काम करेगा, नीचे की तरफ, और टेबल जो इस बुक को ऊपर धकेलेगा, रिएक्शन देगा, नॉर्मल रिएक्शन, वो किधर काम करेगा, ऊपर की तरफ।
नॉर्मल रिएक्शन कौन ऑफर कर रहा है? टेबल ऑफर कर रहा है। मान लो बुक का वजन है 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन का एक्शन काम कर रहा है, तो टेबल रिएक्शन भी कितना देगा? 20 न्यूटन। तो देखो इसके ऊपर फोर्स तो काम कर रहा है। मैं यहाँ पे फोर्स का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं क्या चीज का बात कर रहा हूँ? नेट फोर्स। नेट फोर्स और फोर्स में फर्क होता है। फोर्स तो काम कर रहा है, लेकिन नेट फोर्स कितना काम कर रहा है? जीरो। क्योंकि ये नीचे का फोर्स और ऊपर का फोर्स क्या होगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पे नेट फोर्स का वैल्यू हो गया जीरो। ये समझ में आया? तो नेट फोर्स जीरो हो गया। उसके बाद अगर मैं, तो नेट फोर्स जीरो होता है, तो ये बॉडी किस कंडीशन में है? इक्विलिब्रियम में। ये बॉडी किस कंडीशन में? इक्विलिब्रियम में। अभी देखो नेट टॉर्क जीरो कब होगा उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। सोचो ये पाइवट पॉइंट है और यहाँ पे हम एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन का, और यहाँ पे भी एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं 20 न्यूटन का। ये फोर्स इसको इधर घुमाएगा, क्लॉकवाइज घुमाएगा, और ये वाला फोर्स इसको किधर घुमाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन दोनों का टॉर्क क्या हो जाएगा? एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, क्योंकि ये फोर्स जितना टॉर्क देगा ये फोर्स भी उतना ही टॉर्क देगा। तो ये बॉडी घूमेगा क्या? नहीं। और नहीं घूमेगा तो नेट टॉर्क कितना हो जाएगा? नेट टॉर्क भी हो जाएगा जीरो। तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। उसका एग्जांपल क्या है? क्या उसका एग्जांपल क्या है? मतलब दोनों फोर्स एक ही जगह काम कर रहे हैं। इसका तो टेबल और वेट के वजह से हम लोग समझ गए ना, उसका एग्जांपल वही तो एग्जांपल है। कुछ कंडीशन जैसे बोतल का आप बोले वैसे ऐसी कोई कंडीशन? अच्छा वैसा कंडीशन चाहिए? सर वो रेंच वाला दो दोस्त एक दूसरे को ऐसा नहीं नहीं ठीक है। अगर ऐसा एग्जांपल चाहिए तो देखो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं। देखो यहाँ पे इसका अगर एग्जांपल चाहिए वैसे, तो देखो ये जो अगर हम यहाँ पे इसको फिक्स कर दें और ये सोच लो यहाँ पे घूम सकता है, तो ये रॉड का वजन के कारण क्या होगा? ये नीचे गिरेगा कि नहीं? हाँ। तो ये रॉड का वजन के कारण ये कौन सा टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा? क्लॉकवाइज। लेकिन यहाँ पे अगर हम एक स्प्रिंग लगा दें जो इसको पकड़ के रखेगा, तो वो उसको कौन सा टॉर्क ऑफर करेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो दोनों बैलेंस हो जाएगा, तो ये रॉड नीचे नहीं गिरेगा, वहीं अटके रहेगा। और लेकिन जैसे ये स्प्रिंग हट जाएगा तो ये इधर घूम जाएगा। समझ में आया कि? तो इक्विलिब्रियम एक ऐसा कंडीशन है जिसमें नेट टॉर्क भी जीरो हो जाता है और नेट फोर्स भी जीरो हो जाता है। और जैसी ये कंडीशन होगा ना, तो बॉडी अपना स्टेट को चेंज कर पाएगा क्या? अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो इक्विलिब्रियम में क्या होता है? बॉडी विल नॉट एबल टू चेंज इट्स स्टेट। अपने स्टेट को चेंज नहीं कर पाएगा। रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। अब यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो होता है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू जीरो होगा तो फोर्स का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? जीरो। क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जैसे जीरो होगा फोर्स भी जीरो हो जाएगा, और हम लोग का इक्विलिब्रियम होने के लिए फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो जब भी कोई गाड़ी या कोई भी व्हीकल या कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में मूव करता है तो उसके ऊपर नेट फोर्स कितना काम करता है? जीरो। उसका एग्जांपल है जैसे धरती घूम रहा है पर उसके ऊपर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है? जीरो काम कर रहा है। समझ में आ रहा है कि? मतलब उसका वो यूनिफॉर्म स्पीड में घूम रहा है। और भी एग्जांपल बताएंगे, ठीक है? इक्विलिब्रियम जो है ना, ये दो टाइप का है। ये इक्विलिब्रियम जो है ये दो टाइप में डिवाइडेड है। एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और एक है डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक है स्टैटिक इक्विलिब्रियम और एक क्या है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कब होता है? व्हेन द बॉडी विल बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। बॉडी किस में रहता है? बॉडी एट स्टेट ऑफ रेस्ट रहता है। और डायनामिक इक्विलिब्रियम कब होता है? जब बॉडी एट मोशन में रहता है। लेकिन कौन सा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में नेट फोर्स जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हो जाएगा बताओ? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, और एक्सेलरेशन जीरो होगा तो फोर्स का वैल्यू भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल क्या है? जैसे हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एक एग्जांपल ऑलरेडी अभी दिए थे कि एक टेबल के ऊपर क्या है? बुक रखा हुआ है। तो बुक का वेट किधर काम करेगा? नीचे।
और ऊपर क्या काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। इसको क्यों स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं, क्योंकि बॉडी किस में है, रेस्ट में है। उसके अलावा देखो, अगर कोई बॉडी को हम लोग जमीन पे, कोई बॉडी यहाँ पे जमीन पे रखा हुआ है, ठीक है, और उस बॉडी को हम लोग इधर धक्का दे रहे हैं, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। जैसे सोच लो ये एक टेबल है और उसको हम क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, और टेबल पीछे इधर क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन मतलब ऑपोजिशन एक्सपीरियंस कर रहा है। कभी भी टेबल उबल धकेलते हो तो एक ऑपोजिशन फील करते हो कि नहीं। अब मान लो उस ऑपोजिशन के कारण ना टेबल आगे नहीं जा रहा है, टेबल वहीं पे अटका हुआ है। स्टार्टिंग में जब हम लोग कम फोर्स देते हैं तो टेबल आगे नहीं जाता है ना। क्यों आगे नहीं जाता है, क्योंकि हमारा अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो इस कंडीशन में बॉडी कौन सा इक्विलिब्रियम में है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। लेकिन एक बार टेबल जब मूव करने लगेगा तब स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं रहेगा। ये तब का कंडीशन है जब टेबल मूव नहीं कर रहा है। उसके अलावा और भी एग्जांपल है स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। जैसे एक सोच लो एक सीसॉ है। सीसॉ में क्या है, इधर भी एक लड़का बैठा हुआ है, इधर भी बैठा हुआ है। ये 20 न्यूटन से इधर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है, और ये भी 20 न्यूटन से इधर कितना टॉर्क दे रहा है, ये 20 न्यूटन से इधर क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है, और ये 20 न्यूटन से इधर से एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है। तो ना इधर होगा ना इधर होगा, बैलेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये भी किसका एग्जांपल है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम का अगर हम लोग बात करें तो डायनामिक इक्विलिब्रियम में कौन सा मोशन होना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन। तो इसका एग्जांपल हो गया जैसे रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप जो है ना वो हमेशा यूनिफॉर्म स्पीड में गिरता है। उसमें क्या क्या फोर्स काम करता है, नीचे की तरफ वो काम करता है रेन ड्रॉप का वेट। समझ में आया, रेन ड्रॉप का वेट किधर काम करता है, नीचे। और रेन ड्रॉप हवा के साथ रगड़ाता होगा कि नहीं, तो फ्रिक्शन भी काम करता है। तो फ्रिक्शन किधर काम करता है, ऊपर की तरफ। ये फ्रिक्शन किसके कारण है, एयर के कारण। उसके अलावा जब रेन ड्रॉप गिरता होगा तो हवा को डिस्प्लेस करता होगा। जहाँ पे रेन ड्रॉप जाता होगा वहाँ का हवा हट जाता होगा ना, हट जाता है तो क्या, हवा जब हटेगा तो क्या ऑफर करेगा, अपथ्रस्ट। जैसे पानी जैसे ही हटता है तो क्या ऑफर करता है, अपथ्रस्ट। तो हवा भी डिस्प्लेस होने से क्या ऑफर करता है, अपथ्रस्ट। तो देखो अगर सोच लो वेट का वैल्यू 20 न्यूटन है, फ्रिक्शन का वैल्यू 15 न्यूटन है, और अपथ्रस्ट का वैल्यू 5 न्यूटन है, तो ऊपर में नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, 15, सॉरी ऊपर में नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, 20, और नीचे में नेट फोर्स कितना काम कर रहा है, 20। तो 20 कैंसिल हो जाएगा। तो ये रेन ड्रॉप फिर भी गिर रहा है, पर कौन सा मोशन में गिर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में। तो क्योंकि बॉडी मोशन में है लेकिन नेट फोर्स 0 काम कर रहा है, इसीलिए इसको कौन सा इक्विलिब्रियम बोला गया, डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक एरोप्लेन जब उड़ता है ना, एक एरोप्लेन जब उड़ता है वो भी किसका एग्जांपल है, डायनामिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल है। क्योंकि वेट किधर काम कर रहा है, नीचे, और हवा के कारण जो अपथ्रस्ट है वो किधर काम कर रहा है, ऊपर। और ये अपना यूनिफॉर्म स्पीड में आगे जा रहा है, ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, सीधा जा रहा है। तो ये भी किसका एग्जांपल हो गया, डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम तभी होगा जब बॉडी किस में रहेगा, मोशन में रहेगा। उसके अलावा देखो कोई भी प्लानेट अगर कोई सन का चारों चक्कर में लगा रहा है तो वो भी किसका एग्जांपल हो गया, डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक पत्थर को रस्सी में लगा दो और ऐसे से घुमाओ तो वो भी किसका एग्जांपल हो गया, डायनामिक इक्विलिब्रियम। क्योंकि उसमें नेट फोर्स कितना काम करता है, 0। अरे समझ में आया कि नहीं? तो देखो एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल दो, या ऐसा हो सकता है कि आपको एग्जाम्पल दिया रहेगा और आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम है या डायनामिक इक्विलिब्रियम है। या ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि आपको बोल देगा कि एक बुक टेबल पे रखा है, ये कौन सा, ये क्या चीज़ का एग्जाम्पल है, आप बोलोगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम का। उसके अलावा फिर ये पूछ देगा कि इसमें कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ये भी पूछ सकता है। तो मैंने ऑलरेडी समझा दिया, लेकिन आप एक बार फिर भी बुक से पढ़ना, बुक में भी वही सब एग्जाम्पल दिया है, मैंने ओवरऑल समझा दिया है, ये सारा चीज़ आपको समझ में आएगी। और कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या हुआ, नेट फोर्स 0 हो जाएगा और नेट टॉर्क भी 0 हो जाएगा। आपके बुक में नेट टॉर्क नहीं लिख के क्या लिखा हुआ है, नेट मोमेंट ऑफ फोर्स लिखा है। और मैं अभी बताया था कि मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क सेम ही होता है। अच्छा ठीक है, लिखिए, पॉज कर। अच्छा ठीक है, यहाँ पे एक सवाल पूछा है कि कोई भी चीज़ अगर फ्री फॉल कर रहा है तो क्या वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, नहीं। जो वाटर मॉलिक्यूल है ना वो बहुत हल्का है, तो वो इन सब फोर्स के कारण डायनामिक इक्विलिब्रियम में रहता है। लेकिन जब कोई मासिव चीज़ गिरेगा, जैसे कि मैं कूदूंगा, छत से नीचे कूदूंगा, तो मैं डायनामिक इक्विलिब्रियम में नहीं रहूँगा, क्योंकि मेरा वेट जो है ना
मेरा वेट जो है उससे फ्रिक्शन और अपथ्रस्ट जो हम एक्सपीरियंस करेंगे उसका वैल्यू काफी कम होगा। मान लो मेरा वेट है 200 न्यूटन और फ्रिक्शन और ये मिल के ऊपर 20 न्यूटन है, तो नेट फोर्स तो जीरो नहीं हुआ ना, क्योंकि नीचे 200 है ऊपर 20 है, तो नेट फोर्स कितना हो गया नीचे 180 और उसके कारण एक्सेलरेशन होगा और बहुत कस के गिरेंगे। तो रेन ड्रॉप पे अप्लाई हो रहा है, हर चीज पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जब कोई बॉडी किस में रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, तो नेट टॉर्क कितना हो जाता है, नेट टॉर्क हो जाता है 0। तो इसी से एक नियम बनाया गया जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट को समझने के लिए पहले ये डायग्राम को समझिए, तो आपको सबको समझ में आ जाएगा। ये क्या है, फलक्रम है। फलक्रम मतलब पाइवट पॉइंट है, और यहाँ पे एक फोर्स काम कर रहा है, यहाँ भी एक फोर्स काम कर रहा है, यहाँ भी एक फोर्स काम कर रहा है, यहाँ भी एक फोर्स काम कर रहा है। ये फोर्स का नाम है F1, इसका नाम है F2, इसका नाम है F3 और इसका नाम है F4। ये फोर्स का दूरी है यहाँ से D2 और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फोर्स का यहाँ से दूरी है D1, ये फोर्स का दूरी है यहाँ से D3 और ये फोर्स का यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है D4। मुझे रुचि बताओ, ये दोनों इसको किधर कौन सा टॉर्क ऑफर करेगा, एंटी क्लॉकवाइज, और ये दोनों इसको कौन सा टॉर्क ऑफर करेगा, क्लॉकवाइज। लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तो इधर का टॉर्क और उधर का टॉर्क क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा और उसका नेट वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो इन सारे टॉर्क का नेट वैल्यू निकालते हैं। इसका टॉर्क कितना होगा, F1 यहाँ तक दिख रहा है, F1 इंटू D1। यहाँ का टॉर्क कितना, इसका टॉर्क कितना होगा, F2 इंटू D2, क्योंकि इसका डिस्टेंस D2 है, प्लस यहाँ का टॉर्क क्या होगा, F3 इंटू D3। लेकिन एक जो चीज देखो, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा है इसलिए पॉजिटिव है, ये दोनों क्लॉकवाइज घुमा रहा है इसलिए मुझे इसको क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा, लेकिन प्लस ही होगा, प्लस माइनस। हाँ, फिर यहाँ पे ये भी नेगेटिव होगा क्योंकि ये भी क्लॉकवाइज घुमा रहा है, F4 इंटू D4। समझ में आ गया। और इन सब का नेट वैल्यू कितना होगा, 0, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। अब मुझे रुचि बताओ, ये नेगेटिव है ना, तो इसको हम उस तरफ भेज सकते हैं कि नहीं, तो उस तरफ भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू D2 इक्वल टू F3 इंटू D3 प्लस F4 इंटू D4। होगा कि नहीं? यस सर। तो ये देखो, ये दोनों जो टॉर्क है वो क्या है, एंटी क्लॉक वाला है, और ये दोनों जो टॉर्क है जिसको उधर भेज दिया कौन सा वाला है, क्लॉकवाइज वाला है। तो यहाँ से हम लोग को क्या पता चला कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क। हुआ कि नहीं? हाँ सर। तो ये जो नियम निकला, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क, ये नियम कहाँ से आया, इक्विलिब्रियम से आया। और इसी नियम को क्या बोलते हैं, इसी नियम को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। इस बार का बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा था कि प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या होता है, तो आपको सिंपली क्या लिखना था, सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क, और आपको 1 मार्क मिलता। तो पॉज करो, सब सोच रहा हूँ एक ही और क्या विषय? कर दिया। अच्छा ठीक है, मेरा बात सुनो, यहाँ पे एक व्हील है और ये व्हील का ना पाइवट पॉइंट है। पाइवट पॉइंट क्या है, इसका व्हील का सेंटर है, और सेंटर का नाम क्या है, O है। और यहाँ पे 2 पॉइंट है, एक पॉइंट का नाम A है और एक पॉइंट का नाम B है, ठीक है। और बोला गया कि ये व्हील ना रोटेट नहीं हो रहा है। क्यों रोटेट नहीं हो रहा है? एक चीज रोटेट तभी नहीं होता है जब उसका क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल हो जाता है, बैलेंस हो जाता है, तो वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो बोला कि A के पास हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और B के पास वर्टिकल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो आपको बोला कि उन दोनों फोर्स को डायग्राम में मेंशन करो। A के पास जो फोर्स काम कर रहा है उसका नाम F1 है और B के पास जो फोर्स काम कर रहा है उसका नाम F2 है। और बोला कि A के पास जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल है, तो आपको यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फोर्स कैसे बनाना है, समझ में आया? ये क्वेश्चन में बनाया हुआ नहीं दिया, ये आपको बनाना है। आपको पता होना चाहिए कि ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है, और यहाँ पे वर्टिकल फोर्स है, तो यहाँ पे आपको वर्टिकल फोर्स बनाना है। ये हो गया F2। इतना बना लोगे तो आपको 2 मार्क मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला है कि इन दोनों फोर्स में से बड़ा कौन है। तो मैं उससे पहले क्लियर बता देना चाहता हूँ, ये है पाइवट पॉइंट। तो आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ से नापना है।
तो देखो ये फोर्स ना इस डायरेक्शन में है कि नहीं, तो ऑटोमेटिक ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मुझे पता है, पर ये फोर्स तो यहाँ अप्लाई हो रहा है ना, तो ये तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि ये वाला एंगल वो 90 डिग्री हो रहा है क्या। तो आपको क्या करना है, ये फोर्स को पूरा आगे ऐसे करके बढ़ा देना है, और जब आगे बढ़ाओगे तो इसका परपेंडिकुलर यहाँ बनेगा कि नहीं। तो ये इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, और इस पॉइंट का नाम क्या है, O डैश। अब मुझे रुचि बताओ, इसका इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है या इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज़्यादा है। ए का ज़्यादा है, तो इसका वैल्यू क्या होगा, लीस्ट होगा, और इसका वैल्यू क्या होगा, मैक्स होगा। तो क्वेश्चन में पूछा इन दोनों से बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है, F2। तो जैसे ही आप F2 लिखोगे आपको और 1 मार्क मिलेगा, 3 मार्क मिल चुका है। अब आते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको F1 और F2 का रेशियो निकालना है, और यहाँ पे OA का वैल्यू दे दिया है 2.5, O डैश का वैल्यू दे दिया है 2, और O डैश B का वैल्यू दे दिया 1.5, और आपको क्या निकालने बोला है, F1 और F2 का रेशियो निकालने बोला है। अब मुझे रुचि बताओ, ये वाला जो फोर्स है ना, ये इसको किधर घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाला फोर्स जो है वो इसको किधर घुमा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया कि घूम नहीं रहा है, मतलब इसका एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज टॉर्क क्या है, बैलेंस है। और अभी अभी हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पढ़े कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क। तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क क्या हो जाएगा, F2 इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, O डैश, और इसका ये क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज F1 इंटू इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस OA। तो हम लोगों को किसका रेशियो निकालना है, F1 बाई F2। तो F1 इधर और F2 इधर आ जाएगा, और ये वाला इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, O डैश बाई OA। इसका वैल्यू हो गया 2, इसका वैल्यू हो गया 2.5। तो इसको अगर आप, ये हो जाएगा 20/25, 5 चौके 20, 25, तो ये हो जाएगा 4:5। इसको सॉल्व कर लोगे और आपको 1 मार्क मिल गया। तो टोटल क्वेश्चन हो गया 4 मार्क का, आपको 4 मार्क मिल गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन सब आएगा तो कर लोगे। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ये यूनिफॉर्म मीटर रूल। क्वेश्चन क्या दिया है, ये यूनिफॉर्म मीटर रूल। जब भी बोलेगा यूनिफॉर्म मीटर रूल तो समझ लेना एक स्केल है, और लिखा है यूनिफॉर्म मीटर रूल, मतलब वो स्केल कितना मीटर का, 1 मीटर का है। जब भी यूनिफॉर्म मीटर रूल बोलेगा तो आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि वो स्केल कितना मीटर का, 1 मीटर का है। मतलब वो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कितना, 100 सेंटीमीटर का है, क्योंकि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है। अब देखो कोई भी स्केल अगर 100 सेंटीमीटर का है तो उसका जो वजन है वो कहाँ पे लाई करेगा, उसका सेंटर में लाई करेगा। जैसे कि अगर मैं इस मार्कर को ऐसे बैलेंस करूं, ये किस जगह पे बैलेंस हो रहा है, सेंटर में बैलेंस हो रहा है। समझ में आ रहा है कि तो इसका अगर ये स्केल का वजन, अगर क्वेश्चन में बोलेगा कि स्केल का वजन इतना दिया हुआ है, मान लो स्केल का वजन दे दिया 50 ग्राम, तो वो कहाँ पे एडजस्ट करेगा, तो वो 50 सेंटीमीटर पर लाई करेगा। एग्जाम में ऐसा भी हो सकता है कि मीटर स्केल नहीं बोल के क्या बोले, हाफ मीटर स्केल। अगर हाफ मीटर स्केल बोलेगा तो आप दिमाग में सेट कर लेना कि वो 50 सेंटीमीटर का स्केल है, और जब भी बोलेगा मीटर स्केल तो वो 100 सेंटीमीटर का है। ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन में कभी भी मेंशन नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्योंकि मीटर स्केल बोला है तो इसलिए ये 100 सेंटीमीटर का है। फिर लिखा है कि ये बैलेंस किया गया है, कहाँ पे बैलेंस किया गया है, नाइफ के द्वारा बैलेंस किया है, एक चाकू के ऊपर बैलेंस किया गया है। कहाँ पे बैलेंस किया गया है, 60 सेंटीमीटर में। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है ये कितना पे बैलेंस है, 60 सेंटीमीटर पे बैलेंस है। ये लिखा है व्हेन ए मास ऑफ 10 ग्राम इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन एंड। बोला इसको बैलेंस करने के लिए, 60 सेंटीमीटर पे बैलेंस करने के लिए 10 ग्राम का मास को लटकाया गया है एक एंड से। तो देखो बहुत कॉमन सेंस वाला बात है कि आपको क्वेश्चन में बोला है कि 10 ग्राम का मास लटकाया गया एक एंड से। अब देखो ये भी एक एंड है और वो भी एक एंड है। अब किधर लटकाएंगे, सीधा सा बात है, जिधर लंबाई ज़्यादा है उधर का मास ज़्यादा होगा। तो अगर हम लोग इसको यहाँ पे वजन नहीं लटकाएं तो ये क्या होगा, इधर टिल्ट हो जाएगा, क्योंकि इधर लंबाई कितना है 60 है और इधर लंबाई कितना है 40 है। तो इधर का लंबाई ज़्यादा होने के कारण इधर टिल्ट होगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए किस एंड में लगाएंगे, उधर वाला एंड में। तो अगर मुझे 10 ग्राम मास को किसी एंड में लगाना है तो कम लंबाई वाला एंड में लगाना पड़ेगा, क्योंकि इधर का लंबाई कम है तो वजन भी क्या होगा, कम होगा, और इधर का वजन ज़्यादा है तो इसको बैलेंस करने के लिए उधर लगाना पड़ेगा। तो 10 ग्राम का मास इधर लगेगा। फिर बोला कि इस चीज़ का डायग्राम बनाओ, तो हम लोग डायग्राम ऑलरेडी बना चुके हैं। आप डायग्राम बनाओगे इसके लिए आपको 1 मार्क मिलेगा। फिर क्वेश्चन में आगे लिखा है एट विच एंड मस्ट दिस मास बी सस्पेंडेड। अच्छा, ये बोला एट विच एंड दिस मास बी सस्पेंडेड, तो इस एंड में या उस एंड में, तो वो तो हम ऑलरेडी कर दिए हैं। तो कौन सा एंड में हो रहा है, 100 सेंटीमीटर वाला एंड में। तो आप आंसर में लिखोगे इट विल बी सस्पेंडेड टुवर्ड 100 सेंटीमीटर एंड। और अगर आप आंसर में नहीं भी लिखोगे ना तो डायग्राम में तो शो कर ही दिए हो, क्योंकि आपको डायग्राम बनाने बोला है।
ऑटोमेटिक हो गया। फिर आगे लिखा है व्हाट इज द मास ऑफ रूल, आपको स्केल का मास निकालना है। तो हम अभी भी बोले थे कि अगर स्केल 100 सेंटीमीटर का होगा तो उसका मास कहाँ पे लाई करेगा, 50 सेंटीमीटर। स्केल अगर 25 सेंटीमीटर का होगा तो उसका मास कहाँ पे लाई करेगा, 25 सेंटीमीटर पे, तो आधा पे लाई करेगा। तो स्केल का मास किधर पे लाई करेगा, 50 सेंटीमीटर पे। ये आपका बुद्धि होना चाहिए। तो स्केल का मास आपको फाइंड करने बोला है, स्केल का मास फाइंड करने बोला है। अब हम लोग क्या चीज़ का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पढ़े हैं। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट क्या बोलता है कि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। अब तुम्हारा डाउट है कि पता कैसे चलेगा एंटी क्लॉक किधर होगा, क्लॉक ये देखो ये इधर है ना एरो, तो ये तो एंटी क्लॉक ही है ना, और ये एरो इधर है तो ये क्लॉकवाइज है ना, क्योंकि घड़ी का कांटा इधर घूमता है तो ये उसी की तरफ है ना, क्लॉकवाइज। तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, बाय प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट अप्लाई करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट में हम लोग एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इधर लिखेंगे और क्लॉकवाइज टॉर्क को उधर लिखेंगे। एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एम प्रोड्यूस कर रहा है, तो एम इनटू पाइवट पॉइंट ये है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा ये होगा। 50 और 60 में कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, 10। ओके, इधर ये हो गया 10 ग्राम और यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, 40। तो ये 10-10 कर जाएगा, एम का वैल्यू हो जाएगा 40 ग्राम। समझ में, स्केल का मास निकल गया। ओके, उसके बाद थोड़ा सा पॉज कर देना तो क्वेश्चन। अभी देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे क्वेश्चन में बोला है कि अगर मैं ये 10 ग्राम का वजन को 100 सेंटीमीटर से कहाँ शिफ्ट कर दूं, 90 सेंटीमीटर पे शिफ्ट कर दूं, ऐसा क्वेश्चन में आगे दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में आगे क्या दे दिया है कि अगर मैं देखो, मैं फिर से एक बार डायग्राम बना दे रहा हूँ। 60 सेंटीमीटर पे ये बैलेंस किया गया था और इसका 50 सेंटीमीटर पे इसका वजन काम करेगा, तो इसका वजन कितना काम कर रहा है, 40 ग्राम, जो कि हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। तो इसका वजन तो हमेशा 50 सेंटीमीटर पे ही काम करेगा, चाहे आप कहीं भी शिफ्ट कर लो, मतलब फलक्रम को कहीं भी शिफ्ट कर लो, लेकिन वो हमेशा सेंटर में ही लाई करेगा उसका स्केल का वजन। ये 0 सेंटीमीटर एंड हो गया और ये हो गया 100 सेंटीमीटर एंड। तो क्वेश्चन में क्या बोला है ना कि अभी जो वो 10 ग्राम का मास था ना, उसको 100 सेंटीमीटर से कहाँ शिफ्ट कर दिया गया, 90 सेंटीमीटर पे शिफ्ट कर दिया गया। ठीक है, तो अभी ये क्या होगा, पहले क्या था, ये 100 सेंटीमीटर पे था और ये जो मास था वो इसको बैलेंस करके रखा था। जैसे हम लोग इसको 90 सेंटीमीटर पे लाएंगे तो ये डिसबैलेंस होगा कि नहीं? क्यों डिसबैलेंस होगा, देखो मैं आपको बता भी रहा हूँ क्यों डिसबैलेंस होगा। क्योंकि आप ना पहले एंटी क्लॉक टॉर्क निकाल के देखो क्या होता है। एंटी क्लॉक वाला जब टॉर्क निकालते हो तो क्या होता है, एंटी क्लॉक टॉर्क कौन प्रोड्यूस कर रहा है, ये प्रोड्यूस कर रहा है ना, तो कितना हो जाएगा 40 और इसका डिस्टेंस कितना है 10, कितना हो जा रहा है 400, और ये ग्राम है तो इसको हम लोग लिखेंगे GF, और ये सेंटीमीटर में है तो GF सेंटीमीटर। तो ये एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है 400 ग्राम पर सेंटीमीटर। अगर मैं क्लॉकवाइज टॉर्क का बात करूं, क्लॉकवाइज टॉर्क का बात करूं तो ये कितना है, ये है आपका 10 ग्राम और इसका डिस्टेंस है यहाँ पे 30, तो ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 300 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर। तो देखो इधर का टॉर्क ज़्यादा हो गया, जब ये 100 से 90 पे आएगा तो इधर का टॉर्क ज़्यादा हो जाएगा और इधर का टॉर्क क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो ये किधर टिल्ट हो जाएगा, इधर। तो क्वेश्चन में आपको क्या बोला है ना कि जब इसको हम लोग 90 सेंटीमीटर पे ला रहे हैं तो ये डिसबैलेंस हो जाएगा। तो सीधा सा बात है, क्योंकि डिसबैलेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि इधर का टॉर्क ज़्यादा हो गया, उधर का टॉर्क कम हो गया, और बैलेंस होने के लिए दोनों साइड का टॉर्क क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे देखो इस केस में बराबर है, ये देखो 40 और ये 10 कितना हो गया 400, 40 इंटू 10 400 हो गया, और यहाँ पे 10 इंटू 40 कितना होगा 400 ही है, दोनों साइड 400 है तो बैलेंस है। तो बोला कि अब तो ये डिसबैलेंस हो गया ना, तो बोला कि इसको बैलेंस करने के लिए ये फलक्रम को किधर मूव करेंगे, इधर मूव करेंगे या उधर मूव करेंगे, ये बोला है। तो इसका बहुत सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है, फलक्रम को इधर मूव करेंगे या उधर मूव करेंगे, इसका बहुत सिंपल सा अंडरस्टैंडिंग है। देखो इसको तो हम ऑलरेडी मूव कर चुके हैं, तो मैं तो इस वाला डिस्टेंस को चेंज नहीं कर सकता क्योंकि मैंने ऑलरेडी इधर शिफ्ट कर दिया है। इधर का वैल्यू क्या है, कम है, इस साइड का वैल्यू क्या है, कम है, और इस साइड का वैल्यू क्या है, ज़्यादा। तो मुझे इक्वल करने के लिए इधर का वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो मैं स्केल का मास को तो चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो तो कांस्टेंट है, लेकिन मैं स्केल का जो फलक्रम से दूरी है उसको तो कम कर सकता हूँ ना, समझ में आया कि। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे इसको घटा के कितना करना पड़ेगा, 10 से कितना करना पड़ेगा 7.5। अब अगर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 300 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, समझ में आएगी। तो
तो दोनों बराबर हो जाएगा, फिर से बैलेंस हो जाएगा। तो हम लोग स्केल को यहाँ पे कितना गैप था पहले 10, अभी हम लोग गैप को घटा के कितना कर दिए 7.5 कर दिए। तो 7.5 के मतलब हम लोग फलक्रम को किधर शिफ्ट किए, इधर इस साइड शिफ्ट किए। तो आपको तो उधर का बढ़ेगा नहीं, इधर फलक्रम शिफ्ट कर रहे हो तो इधर शिफ्ट करेंगे तो उससे क्या होगा, उधर का बढ़ रहा है। अच्छा ठीक है, तो पॉज करना। मतलब मुझे इन दोनों का टॉर्क कम करने के लिए इसको किधर शिफ्ट करना पड़ेगा। इधर तो सिर्फ आपसे इतना ही पूछा है कि किधर शिफ्ट करेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो आप अगर इधर शिफ्ट करोगे तो ऑटोमेटिक ये क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। मतलब अभी बैलेंस हुआ नहीं है, मतलब ये ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है। तो हम लोग इसको जैसे जैसे इधर शिफ्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या होने लगेगा, बैलेंस। ये नहीं, हम ये नहीं बोल रहे कि एग्जैक्टली आप 7.5 इस डिस्टेंस को घटा के एग्जैक्टली 7.5 कर दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप इधर शिफ्ट करते जाओगे ना तो एक पॉइंट पे आके क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा। मतलब उस पॉइंट पे ये तो 7.5 सिर्फ हम समझाने के लिए बोले कि अगर इधर का वैल्यू को हम लोग घटाएंगे तो ऑटोमेटिक ये दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। हम ये नहीं बोल रहे कि यहाँ पे 7.5 ही आएगा, मतलब हम उस तरफ जाके ढूंढ रहे हैं कहाँ पे बैलेंस आएगा, मतलब ढूंढ रहे हैं। तो किसी पॉइंट पे तो आएगा ना, तो समझ में आएगा नहीं। तो शिफ्ट तो मुझे इधर ही करना पड़ेगा। तो इसीलिए इसका आंसर क्या दिया है कि द नाइफ मस्ट बी शिफ्टेड अवे फ्रॉम 10 ग्राम। 10 ग्राम से किधर शिफ्ट करना पड़ेगा, अवे। हम ये नहीं बोल रहे कि 7.5 ही शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब 7.5 का ही गैप मेंटेन करना पड़ेगा। वो शिफ्ट करते करते एक पॉइंट आएगा जिसके हिसाब से क्या होगा, इधर और इधर क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। ऑन कर दे। तो देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अब देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को समझने के लिए हम यहाँ पे एक बॉडी लिए हैं और यहाँ पे क्या किया, एक फलक्रम लगा दिए हैं। फलक्रम मतलब पाइवट पॉइंट, जिसके ऊपर ये बैलेंस है। अब देखो अंडर बैलेंस कंडीशन क्या होगा, मुझे बताओ। ये जो स्केल है, ये जो बॉडी है, जो स्केल इसके ऊपर बैलेंस है, ये छोटा छोटा पार्टिकल से बना हुआ है और हर पार्टिकल का अपना इंडिविजुअल वेट है कि नहीं। हर पार्टिकल का अपना इंडिविजुअल वेट है, समझ में आ रहा है। इधर जितना भी पार्टिकल है वो उसको किधर घुमाना चाहेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और इधर जितना भी पार्टिकल है वो उसको किधर घुमाना चाहेगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जिसके दोनों तरफ मतलब जिसका इस तरफ भी और जिसका उस तरफ भी जितना भी पार्टिकल है उन सभी का जो द्वारा जो टॉर्क प्रोड्यूस किया जाएगा, ये भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा इधर और वो भी टॉर्क प्रोड्यूस करेगा इधर। तो इन दोनों के द्वारा जो टॉर्क प्रोड्यूस किया जाएगा उन सब टॉर्क का ओवरऑल वैल्यू, मतलब इन सभी टॉर्क का वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। मतलब इधर वाला टॉर्क का वैल्यू को भी ऐड कर देंगे और इधर वाला टॉर्क का वैल्यू को भी ऐड कर देंगे और आपस में भी ऐड कर देंगे। तो ओवरऑल वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा। ऐड करने से 0 आएगा। क्यों आएगा ओवरऑल वैल्यू 0 आएगा, क्योंकि नेट टॉर्क क्या हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा नेट टॉर्क 0, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज टॉर्क नेगेटिव होता है। तो ऐड करने से ओवरऑल क्या हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जिसके अराउंड में जितने भी पार्टिकल हैं उन सभी पार्टिकल के वेट के कारण जो टॉर्क है ना, उन सब टॉर्क का ऐड करने से कितना वैल्यू हो जाएगा, 0। क्यों 0 हो जा रहा है, समझ में आ रहा है। क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क जो मान लो इधर जितना भी सब इन सभी का टॉर्क को ऐड किया, सोच लो वैल्यू आया +20 न्यूटन मीटर और इधर इन सब का टॉर्क को भी ऐड कर दिया, आ गया -20 न्यूटन मीटर। तो इन सब का नेट टॉर्क का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 आ रहा है। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डेफिनेशन क्या होता है, इट इज द पॉइंट अबाउट विच net moment of force due to weight of each particles constituting body becomes 0। तो जितना भी पार्टिकल है उन सभी के कारण उन सभी का जो वेट है उनके कारण जो टॉर्क होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उस पॉइंट के अक्रॉस में 0 हो जाएगा। समझ में आया। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वैल्यू मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी का वैल्यू 0 नहीं होगा, मतलब नेट टॉर्क का वैल्यू 0 हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आएगी नहीं। अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट भी है, हम लोग एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी को एक दूसरा तरीका से भी डिफाइन कर सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है, इट इज द पॉइंट where whole weight of body is
concentrated. It is the point where whole weight of body is concentrated. ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे पूरा का पूरा बॉडी का वेट कंसंट्रेटेड है. अब आप बोलोगे ये मुझे कैसे पता चला? देखो पूरा ये जो पूरा बॉडी है, जो स्केल है, इसका वजन कहाँ काम कर रहा है? मिडिल में काम कर रहा है, नीचे काम कर रहा है. और ये जो फलका में ये ऊपर की तरफ क्या दे रहा होगा? रिएक्शन दे रहा होगा. समझ में आ रहा है कि? तो यहाँ पे वेट के कारण एक्शन है और उसको बैलेंस कौन कर रहा है? फलकम के कारण रिएक्शन. समझ में आ गया? तो सीधा सा बात है, ये बैलेंस इसलिए है क्योंकि वेट को कौन बैलेंस कर दे रहा है? रिएक्शन फोर्स बैलेंस कर दे रहा है. अगर सोच लो पूरा वेट यहाँ पे कंसंट्रेटेड नहीं रहता, मान लो पूरा वेट यहाँ कंसंट्रेटेड रहता है और रिएक्शन, सोच लो पूरा वेट यहाँ कंसंट्रेटेड है और रिएक्शन फोर्स हम यहाँ देंगे, तो ये बैलेंस होगा क्या? बैलेंस कोई भी चीज कब होता है? जब रिएक्शन फोर्स जहाँ पे है, वेट भी वही काम करे. तो भले इंडिविजुअल वेट हर जगह है, इंडिविजुअल पार्टिकल का वेट हर जगह है, लेकिन स्केल का ओवरऑल वेट कहाँ पे होता है? मिडिल, मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होता है. नॉट मिडिल, हर बॉडी का तो मिडिल ही नहीं होगा ना, ये स्केल है इसीलिए मिडिल में. तो जैसे कि देखो ये मार्कर है, ये मार्कर यहाँ पे क्या हो जा रहा है? गिर जा रहा है. ये मार्कर यहाँ पे क्या हो जा रहा है? बैलेंस हो जा रहा है. क्यों बैलेंस हो रहा है? क्योंकि इसका पूरा वेट कहाँ पे काम कर रहा है? मिडिल में. सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम कर रहा है. अरे मिडिल क्या है? ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम कर रहा है. ये मार्कर क्यों यहाँ पे बैलेंस हो रहा है? क्योंकि इसका पूरा वेट कहाँ पे काम कर रहा है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम कर रहा है. और सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे काम कर रहा है, इसीलिए वहाँ का नॉर्मल रिएक्शन इसको क्या कर रहा है? बैलेंस कर दे रहा है. अगर हम लोग थोड़ा सा भी इसको इधर शिफ्ट कर देंगे तो वेट किधर काम करने लगेगा? इधर काम करने लगेगा. और जो रिएक्शन फोर्स है वो देखो, वेट यहाँ पे काम करने लगेगा यहाँ पे, और रिएक्शन फोर्स इधर काम करने लगेगा, तो ये उसको बैलेंस नहीं कर पाएगा. देखो नॉर्मल रिएक्शन इधर काम करने लगेगा और वेट इधर, तो ये क्या होगा? इधर गिर जाएगा. तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट है जहाँ पे पूरा बॉडी का वेट क्या होता है? कंसंट्रेट रहता है, मतलब पूरा बॉडी का वेट लगता है वहीं पे है. मान लो ये पूरा स्केल का वजन है 20 न्यूटन, तो हम लोग को क्या फील होगा कि पूरा 20 न्यूटन कहाँ पे है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे. ये चीज़ समझ में आया. तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है. सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिपेंड्स ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. और हम बोल सकते हैं शेप के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ. जैसे सोच लो कि ये एक आयरन रॉड है, ये 100 सेंटीमीटर का है, ठीक है. ये कितना सेंटीमीटर पे बैलेंस होगा? 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस होगा, ठीक है. लेकिन अगर सोच लो इधर का जो, मतलब इस साइड का जो चौड़ाई है ना, उसको हम बढ़ा दें. इधर का जो मास है उसको हम क्या करें? बढ़ा दें. अब ये 50 सेंटीमीटर पे बैलेंस नहीं होगा. इसको बैलेंस करने के लिए मुझे फलकम को किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? इस साइड शिफ्ट करना पड़ेगा. इसको आप एक एग्जांपल से भी समझ सकते हो. जैसे देखो ये जो मार्कर है ना, जब हम इसमें कैप नहीं लगाए हैं तब ये यहाँ पे बैलेंस हो रहा है. जहाँ देखो यहाँ पे बैलेंस हो रहा है इस पॉइंट पे, ठीक है. लेकिन अगर हम इसमें ढक्कन लगा दें तो अब देखो ये उस जगह पे बैलेंस नहीं होगा. अब ये क्या होगा? ये इधर गिर जाएगा. तो इसको मुझे बैलेंस करने के लिए मुझे किधर शिफ्ट करना पड़ेगा? जिधर ढक्कन हम लगाए हैं, मतलब जिधर ढक्कन लगाए उधर शिफ्ट करना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस. देखो अभी उधर शिफ्ट किए तब जाके बैलेंस हो. तो इससे हम लोग को क्या समझ में आया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर ही शिफ्ट हो जाता है जिधर मास क्या होता है? ज़्यादा होता है. समझ में आया कि नहीं? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी मास का डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है. मास का डिस्ट्रीब्यूशन जिधर ज़्यादा होगा उधर क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट हो जाएगा. जैसे कि सोच लो एक तो डॉल है, ये तो डॉल है, ओके. इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे है और इसको अगर हम अभी धक्का मारेंगे तो क्या होगा? ये डॉल गिर जाएगा. लेकिन अगर मैं इसका यहाँ पे मास को बढ़ा दूँ, कहाँ पे बढ़ा दूँ? नीचे में. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? नीचे. अब अगर आप इस डॉल को धक्का मारोगे तो ये गिरेगा और दोबारा खड़ा हो जाएगा. इस टाइप का डॉल भी आप लोग देखे होंगे. अरे रियल लाइफ में नहीं देखे होगे तो कभी मोबाइल या टीवी में देखे होंगे. तो उसको पंच करने से क्या होता है? गिर के उड़ जाता है. क्यों? क्योंकि उसका मास कहाँ पे बढ़ा दिया गया है? नीचे बढ़ा दिया गया है. तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया? नीचे की तरफ. तो इससे हम लोग को क्या कंक्लूड किए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट टुवर्ड द रीजन ऑफ
हायर मास, जिधर हायर मास होगा उधर सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है? ओके, अब देखो यहाँ पे एक और पॉइंट है जो आप लोग अपना दिमाग में रखो कि कैन सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई आउटसाइड द बॉडी, क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी से बाहर हो सकता है? तो इसका आंसर है यस। तो आंसर क्या है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन लाई आउटसाइड द बॉडी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी से बाहर भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लोग ले लेते हैं रिंग। तो अगर हम लोग रिंग का बात करें तो रिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होता है? बीच में होता है। और ये बीच वाला रीजन जो है पूरा खाली है, तो ये बॉडी के ऊपर तो नहीं है ना, बॉडी के कहाँ है? बाहर। अरे रिंग का बॉडी तो ये है ना, और ये रीजन तो खाली है, लेकिन इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे? यहाँ पे। अगर मैं एक सिलेंडर को भी लूँ और अगर ये सिलेंडर अंदर से खोखला है तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगा? यहाँ जो बीच से जो एक्सिस जा रहा है ना, उसका मिड पॉइंट में लाई करेगा। कहाँ पे लाई करेगा? मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस। समझ में आया कि नहीं? तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी से बाहर भी हो सकता है। अगर मैं कोन का बात करूं, होलो कोन, तो होलो कोन में जितना हाइट होता है ना, उसका कितना ऊंचाई पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करता है? उसका h/3 हाइट पे लाई करता है। किस कोन के लिए? होलो कोन के लिए। यहाँ तक कि अगर आप एक क्रिकेट बॉल ले लो जो कि स्पीयर है, क्रिकेट बॉल कैसा दिखता है? स्पेरिकल दिखता है, अंदर से खोखला होता है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी कहाँ पे होता है? सेंटर में होता है, जिसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्रिक सेंटर। ज्योमेट्रिक सेंटर मतलब नॉर्मल सेंटर में होता है। अगर मैं एक ट्राइंगल का बात करूं तो ये सब चीज से आपको पता चल रहा होगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी से बाहर भी हो सकता है। ओके, तो ये चीज तो आपको क्लियर हो गया कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी से बाहर भी हो सकता है। तो मैंने सिलेंडर के बारे में, रिंग के बारे में, स्पीयर के बारे में ऑलरेडी बता दिया है, और होलो कोन के बारे में भी बता दिया है। अब देखो, अगर कोई रॉड रहेगा, कोई रॉड, तो रॉड में कहाँ लाई करेगा? बॉडी मिड पॉइंट पे लाई करेगा। रॉड का मिडिल में या मिड पॉइंट पे लाई करेगा? किसका? रॉड का। और होलो कोन में कहाँ लाई करता है? h/3 हाइट में। जमीन से अगर आप होलो कोन को ऐसे उल्टा करके रख दोगे ना, तो नीचे से h/3 मतलब हाइट जितना रहता है उसका /3 कर दोगे तो उतना दूरी में लाई करता है। अगर आप सॉलिड कोन लोगे, सॉलिड कोन मतलब क्या? जो अंदर से खोखला नहीं है, तो उसमें ना थोड़ा सा अलग हाइट पे लाई करता है। अगर h हाइट है तो लाई करता है कहाँ पे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी h/4, मतलब उस हाइट से थोड़ा सा कम, होलो वाला से थोड़ा सा कम। उसके अलावा देखो, ट्राइंगल में कहाँ लाई करता है? ट्राइंगल में लाई करता है जहाँ पे मीडियन इंटरसेक्ट होता है। मीडियन क्या होता है आपको पता है? वर्टेक्स से एक लाइन बनाओगे इस साइड के ऊपर, जो इसको क्या करेगा? बाइसेक्ट। ये भी एक मीडियन है जो इसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट। ये भी एक मीडियन है जो इसको क्या कर रहा है? बाइसेक्ट कर रहा है। ये तीनों मीडियन जहाँ पे मीट करेगा उसी को क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड। उसी को सेंट्रॉइड बोलते हैं। और सेंट्रॉइड पे ही क्या लाई करेगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किस केस में? ट्राइंगल केस में। और अगर मैं पैरेललोग्राम का बात करूं, चाहे रेक्टेंगल का बात करूं, चाहे स्क्वायर का बात करूं, तो ये सभी केस में कहाँ पे लाई करेगा? ये सभी केस में वहाँ पे लाई करेगा जहाँ पे डायगोनल क्या होता है? एक दूसरे से इंटरसेक्ट होता है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा। तो आपको एग्जाम में क्या हो सकता है? ये पूछ सकता है। थोड़ा सा पॉज करो। देखो, ये एक क्यूबॉइड है। इसको जब हम ऐसे रखें और इसी क्यूबॉइड को जब हम इसको ऐसे रख दिए, तो इस क्यूबॉइड को ना पलटाना आसान है। मतलब इसको अगर हम ऐसे धक्का देंगे तो ये आराम से गिर जाएगा। लेकिन इस क्यूबॉइड को अगर मुझे धकेल के पलटाना है या रोल करवाना है तो उसके लिए मुझे ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा या ज़्यादा मुश्किल है। तो इससे ये पता चलता है कि ये ज़्यादा क्या है? स्टेबल है। और ये बहुत ज़्यादा ही अनस्टेबल है। तो क्वेश्चन ये होता है ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ लाई करेगा, और इस केस में भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी वही लाई करता है ना जहाँ पे ये डायगोनल मीट करता है। ये सेम बॉडी है, लेकिन इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो ऊंचाई है, हाइट जो है, वो क्या है? ज़्यादा है। और इस केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो हाइट है कम है। तो इससे हम लोगों को क्या पता चला कि हाइट जितना कम होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जमीन से, उतना वो ज़्यादा क्या होगा? स्टेबल होगा। तो जो लोग ज़्यादा लंबा रहता है वो लोग बहुत ज़्यादा अनस्टेबल रहता है, उनको गिराना आसान है। जो लोग छोटा हाइट करेगा उनको गिराना क्या मुश्किल है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही स्टेबल है।
अरे समझ में आ रहा है कि? तो स्टेबिलिटी डिपेंड करता है क्या चीज़ के ऊपर, कि कितना कम ऊंचाई में है कौन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम ऊंचाई में होने से ज़्यादा स्टेबल होगा। उसके अलावा देखो मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ। सोच लो कि कोई चीज़ कहीं पे लटकाया गया है। सोच लो यहाँ पे एक नीडल लगा हुआ है, नीडल, और ये एक रिंग है जिसको हम वहाँ पे लटका के रखे हैं। तो नीडल क्या हो गया? नीडल हो गया पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। नीडल क्या हो गया? पॉइंट ऑफ, मतलब यहाँ पे हम इसको अटका के दीवार में एक नीडल लगा दिया, वहाँ पे रिंग को अटका दिए। तो अगर आपको पूछेगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा, तो आपको बोलना है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ लाई करेगा? इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के नीचे लाई करेगा। तो आपको पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करता है? मिडिल में लाई करता है। लेकिन वो जो पॉइंट होगा एग्जैक्टली किसके नीचे आएगा? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के नीचे। आप इसको कभी भी लटकाओ, एक रिंग को कभी भी लटकाओ, वो इस तरह से लटकेगा कि जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है ना, हमेशा वो उसके एग्जैक्टली नीचे आएगा, मतलब उसी लाइन में आएगा। वो ना इधर आएगा ना इधर आएगा। समझ में आया कि नहीं? तो किसी भी चीज़ का अगर आप जानना चाहते हो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो आप सिंपली क्या करो, उसके जैसे सोचो कि मैं एक ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जानना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्या करूँगा? एक पिन को लगा दूंगा, ओके। और तो मुझे ये पता चल जाएगा कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे लाई करेगा? उसी लाइन में कहीं लाई करेगा। तो उसी लाइन में लाई करेगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? ये मुझे पता चल गया कि वो इसी लाइन में लाई करेगा। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा? एक मीडियन बना दूंगा, एक ऐसा लाइन जो कि इसको बाइसेक्ट करे। यहाँ से भी एक मीडियन बना दूंगा जो इसको बाइसेक्ट करे, यहाँ से भी एक मीडियन बना दूंगा जो इसको बाइसेक्ट करे। तो मुझे एग्जैक्टली वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता चल जाएगा। और आपको यहाँ पे ये क्या पता चलेगा कि वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एग्जैक्टली कहाँ लाई कर रहा है? पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के जस्ट नीचे। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि कोई भी चीज़ को लटकाया जाए तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ होगा, तो आप लिखोगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन क्या होगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल लाई जस्ट बिलो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से नीचे लाई करेगा। ये चीज़ समझ में आए? तो देखो यहाँ पे अभी हम लोग किसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो किसी भी स्टोन को अगर एक थ्रेड से बांध दिया जाए और उसको क्या किया जाए? ऐसे करके घुमाया जाए, तो वो कौन सा पाथ में घूमेगा? सर्कुलर पाथ में घूमेगा। और जब वो सर्कुलर पाथ में घूमता है ना, तो उसका जो स्पीड होता है ना, चाहे वो स्टोन यहाँ पे हो, या चाहे वो स्टोन यहाँ पहुँच जाए, या चाहे वो स्टोन यहाँ पहुँच जाए, या चाहे वो स्टोन यहाँ पहुँच जाए, हर पॉइंट पे उसका स्पीड जो होता है, उसका स्पीड का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। स्पीड का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। मतलब स्पीड का वैल्यू चेंज नहीं होता है। मतलब एक तरह से बोल सकते हैं स्पीड का वैल्यू क्या रहता है? यूनिफॉर्म रहता है। अब क्योंकि स्पीड का वैल्यू हर जगह यूनिफॉर्म रहता है, इसीलिए इस मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो स्पीड कांस्टेंट होने का बहुत सीधा सा कारण है। जब आप कोई सीधा रास्ता पे दौड़ते हो तो आप अपना स्पीड को बढ़ा सकते हो, लेकिन जब आप टर्निंग लेते हो तो टर्निंग लेने टाइम आप स्पीड बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जैसे ही टर्निंग लेने टाइम स्पीड बढ़ाओगे ना, तो गाड़ी स्किड हो जाएगा, या आप भी उस तरफ फेंका जाओगे। मतलब टर्निंग लेने टाइम सोच लो कि ऐसे जा रहे हो और इधर टर्निंग लोगे तो आप उधर फेंका जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो टर्निंग लेने टाइम हम लोग क्या करते हैं? गाड़ी को एक मिनिमम स्पीड में घुमाते हैं। और यहाँ पे तो क्या हो रहा है? यहाँ पे हमेशा ही टर्निंग हो रहा है। यहाँ पे सिर्फ एक टर्निंग नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं हो रहा है कि ऐसे जा रहे हो और ऐसे टर्निंग। यहाँ पे भी टर्निंग, देखो यहाँ पे भी टर्निंग हो रहा है, यहाँ पे भी टर्निंग हो रहा है, यहाँ पे भी टर्निंग, हर जगह पे टर्निंग हो रहा है। तो जब हमेशा ही टर्निंग होगा तो आप अपना स्पीड को बढ़ा नहीं पाओगे, और आपका स्पीड क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। आपको उतना ही स्पीड में दौड़ना पड़ेगा, क्योंकि उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा स्पीड में दौड़ोगे तो आप वो ट्रैक से बाहर निकल जाओगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग का स्पीड हम लोग कब बढ़ा सकते हैं? जब सीधा दौड़ते हैं। कर्व वाला पाथ में हम लोग स्पीड नहीं बढ़ा सकते, तो इसलिए स्पीड क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। ये चीज़ समझ में आ रहा है? अब क्योंकि यहाँ पे तो अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म क्यों बोला जाता है, तो आप लिखोगे क्योंकि उसका स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। अब एक तो चीज़ मुझे बताओ, ये जो पत्थर को रस्सी से बांध के घुमाया जा रहा है, तो इसको फोर्स कहाँ से दिया जा रहा है? सेंटर से दिया जा रहा है। क्योंकि अगर सोच लो मैं यहाँ पे एक पत्थर को रस्सी से बांधूँ, ऐसे से घुमाऊँ, तो वो पत्थर तो मेरा हाथ के चारों तरफ घूम रहा है ना, तो मैं फोर्स कहाँ से दे रहा हूँ? सेंटर से। तो इससे ये पता चल रहा है कि जो भी फोर्स इसके ऊपर काम कर रहा है वो कहाँ से ऑफर किया जा रहा है? सेंटर से ऑफर किया जा रहा है। और उस फोर्स को क्या बोलते हैं? सेंट्रीपेटल फोर्स। और ये सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा किधर रहता है? टुवर्ड द सेंटर।
ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा इस बॉडी को किधर खींचना चाहता है, टुवर्ड सेंटर, मतलब सेंटर की तरफ खींचना चाहता है। और इसको आप ऐसे समझ सकते हो जैसे चलो मैं एक पत्थर को घुमा रहा हूँ और अचानक से ना मैं उसमें ऐसे अपना उंगली ऐसे सीधा कर दूँ, तो वो क्या होगा, वो मेरा उंगली में से लपटा लपटा के क्या होगा, धीरे धीरे पास आने लगेगा। तो पास आ रहा है, इससे ये पता चला कि वो फोर्स किधर है, टुवर्ड द सेंटर है, तभी ना घूमते घूमते पास आ रहा है। समझ में आया कि नहीं? तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, इट इज द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर, इट इज द फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर एंड हेल्प इन सर्कुलर मोशन ऑफ बॉडी, सर्कुलर मोशन ऑफ बॉडी। ये एक ऐसा फोर्स है जो कि बॉडी को क्या करता है, सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है। और हमेशा ये फोर्स किधर काम करता है, टुवर्ड द सेंटर। और अगर सोच लो फोर्स सेंटर की तरफ है तो एक्सेलरेशन भी किधर होगा, टुवर्ड सेंटर ही होगा। अब किसी का दिमाग में आ रहा होगा कि अगर ये इसको सेंटर की तरफ खींच रहा है तो ये सेंटर की तरफ क्यों नहीं आ रहा है। अगर हम एक पत्थर को रस्सी में बांध के ऐसे घुमा रहे हैं तो अगर वो फोर्स सेंटर की तरफ काम कर रहा है तो उस पत्थर को घूमते घूमते अपने आप पास आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक और फोर्स भी इसमें काम करता है जो किधर काम करता है, सेंटर से अवे काम करता है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे एक और फोर्स रहता है जो कि किधर काम करता है, सेंटर से अवे काम करता है। और इस फोर्स को क्या बोला जाता है, इस फोर्स को बोला जाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। समझ में आया कि नहीं? तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको किधर खींच रहा है, अंदर की तरफ खींच रहा है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको किधर, बाहर की तरफ धकेल रहा है। इसलिए ये ना अंदर आ रहा है ना बाहर जा रहा है, वहीं पे घूम रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखो ये समझ में आ गया सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा। इट इज द फोर्स, सिंपल डेफिनेशन है, इट इज द फोर्स एक्टिंग अवे फ्रॉम सेंटर, देखो ये है एक्टिंग टुवर्ड सेंटर और वो क्या है, एक्टिंग अवे फ्रॉम सेंटर। यहाँ तक आपको समझ में आया? तो ये बॉडी ना अंदर आ रहा है ना बाहर जा रहा है, क्योंकि अंदर की तरफ इसको सेंट्रीपिटल फोर्स खींच रहा है और बाहर की तरफ कौन धकेल रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन यहाँ पे रोटेशन का लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, सेंट्रीपिटल। क्योंकि रोटेशन इसलिए हो रहा है क्योंकि आप फोर्स दे रहे हो, तो इसीलिए, और आप फोर्स कहाँ से दे रहे हो, सेंटर से, तो रोटेशन इसके कारण हो रहा है। लेकिन ये अंदर की तरफ क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको अपोज कर रहा है। यहाँ तक समझ में आया ना? ठीक है, ऑन कर दें। तो देखो अब यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स किधर काम कर रहा है, टुवर्ड द सेंटर, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर काम कर रहा है, सेंटर से अवे। तो कोई ऐसा भी बोल सकता है कि ये तो न्यूटन थर्ड लॉ हो गया, क्योंकि ये हो गया एक्शन और ये हो गया इसका रिएक्शन। तो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स का रिएक्शन फोर्स है, मतलब ये एक्शन है और वो रिएक्शन है, ऐसा पूछेगा। तो आपको लिखना है नो। आप बोलोगे ये कैसे हो गया, ये एक्शन और ये रिएक्शन क्यों नहीं, तो इसका आंसर है नो। नो सेंट्रीफ्यूगल क्यों नहीं, वो बता रहे हैं, नो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज नॉट द रिएक्शन फोर्स फॉर सेंट्रीपिटल फोर्स बिकॉज action and reaction do not act on same body। तो ये इसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, हम ये नहीं बोल रहे कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं है, पर ये इसका रिएक्शन फोर्स नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि एक्शन और रिएक्शन सेम बॉडी पे काम नहीं करते। जैसे देखो मैं इस बोर्ड को अगर ऐसे धक्का मारूंगा तो बोर्ड भी मेरा उंगली को धक्का दे रहा है। मैं अगर 20 न्यूटन से धक्का मार रहा हूँ तो बोर्ड भी मेरा उंगली को 20 न्यूटन से धक्का मार रहा है। तो मेरा उंगली अलग बॉडी है और बोर्ड एक अलग बॉडी है। यहाँ पे कितना बॉडी है, दो बॉडी है। तो एक बॉडी एक्शन देता है और दूसरा बॉडी रिएक्शन देता है। तो एक्शन और रिएक्शन काम करने के लिए कितना बॉडी होना चाहिए, दो बॉडी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो
एक्शन भी उसी बॉडी पे काम कर रहा है और रिएक्शन भी उसी बॉडी पे काम कर रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो एक्शन और रिएक्शन एक ही बॉडी पे काम नहीं कर सकता, इसलिए ये इसका रिएक्शन फोर्स नहीं है। अब क्योंकि ये इसका रिएक्शन फोर्स नहीं है, इसलिए बोला गया कि ये कौन सा फोर्स है, ये एक फिक्टियस फोर्स है। फिक्टियस फोर्स का मतलब कि ऐसा कोई फोर्स ही नहीं है, ये हमारा बस क्या एक इमेजिनेशन है। लेकिन अब क्वेश्चन राइज होता है कि अभी अभी हम थोड़ा देर पहले बोले थे कि ये फोर्स सेंटर की तरफ खींचता है और ये फोर्स उसको सेंटर से दूर ले जाता है, जिसके कारण ना ये सेंटर की तरफ आता है ना सेंटर से दूर जाता है, वहीं पे घूमता रहता है। तो देखो मैं अपना ही बात को गलत बोल रहा हूँ कि नहीं। मैं अभी अभी बोला कि ये फोर्स भी है और वो फोर्स भी है, और अभी अभी मैं बोल रहा हूँ कि नहीं ऐसा कोई फोर्स ही नहीं है, ये तो इमेजिनेशन है। तो पक्का ये कुछ ना कुछ तो होगा ना, भले ये फोर्स नहीं है, कुछ ना कुछ तो होगा। तो ये एक्चुअली है क्या, देखो मैं बता रहा हूँ, ये एक्चुअली में कुछ और नहीं, ये है मोमेंट ऑफ, ये है एक्चुअली इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब आप बोलोगे ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन कैसे, इसको समझाइए, नहीं समझ में आया। देखो ये रस्सी है और रस्सी में पत्थर लटका हुआ है, पत्थर का वजन का डायरेक्शन किधर है, नीचे, मतलब सेंटर से अवे है। तो जब पत्थर घूम के यहाँ भी आ जाएगा तब भी उसका जो वेट का डायरेक्शन है वो किधर होगा, सेंटर से अवे। अरे मतलब समझ रहे हो ना, जब ये पत्थर यहाँ लटका था तब उसका वेट का डायरेक्शन किधर है, सेंटर से अवे है। तो जब वो यहाँ भी पहुंच जाएगा तो वो अपना उस डायरेक्शन को क्या करेगा, कांस्टेंट करे, मतलब सेंटर से अवे ही रखेगा। मतलब ओवरऑल यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि इनर्शिया का मतलब होता है कि कोई भी बॉडी अपने आप अपना स्टेट को चेंज नहीं करता, तो पहले जिस डायरेक्शन में था वो अभी भी उसी डायरेक्शन में रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं। इनर्शिया क्या चाहता है, मतलब बॉडी का इनर्शिया उसको हमेशा सेंटर से दूर ले जाना चाहता है। कोई भी बॉडी को यहाँ लटका देंगे तो उस बॉडी का जो इनर्शिया है वो किधर है, सेंटर से अवे है। तो वो हमेशा उसको सेंटर से कहाँ, मतलब ये बॉडी क्या चाहता है कि रस्सी टूट जाए और बॉडी क्या हो जाए, नीचे गिर जाए। तो ये जब ये घूम के भी यहाँ जाएगा ना तब भी उसका जो बॉडी है वो किधर फेंकाने का कोशिश करेगा, नीचे की तरफ, मतलब अवे फेंकाना चाहेगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ जब ये बॉडी यहाँ भी था ना तब भी इसका ये बॉडी का जो वजन था वो किधर था, सेंटर से अवे था। यहाँ पे भी जब पहुंचेगा तो इसका वजन जो है सेंटर से अवे रहेगा, यहाँ भी जब पहुंचेगा तो सेंटर से अवे रहेगा, यहाँ भी जब पहुंचेगा तो सेंटर से अवे रहेगा। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण क्या हो रहा है कि ये हमेशा सेंटर से दूर जाना चाहता है, लेकिन रस्सी में जो टेंशन काम कर रहा है, टेंशन मतलब खिंचाव, वो सेंट्रीपिटल फोर्स देके इसको क्या कर रहा है, काउंटर बैलेंस कर दे रहा है। तो एक्चुअली सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है रस्सी के अंदर जो टेंशन है, और बॉडी का जो वजन है वो हमेशा उसको क्या चाहता है, सेंटर से दूर ले जाना चाहता है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे अगर आप साइकिल चलाते हुए जा रहे हो और सडनली टर्निंग आ जाए तो आप ना जैसे ही अपना हैंडल को मोड़ोगे तो आगे का चक्का तो मुड़ जाएगा लेकिन पीछे का चक्का उधर ही स्किट हो जाता है। तो पीछे का चक्का क्यों स्किट हुआ, क्योंकि हम लोग इनर्शिया को चेंज कर सकते हैं। इनर्शिया को कैसे चेंज कर सकते हैं, फोर्स, दूसरा बॉडी नहीं, इनर्शिया को चेंज कर सकते हैं फोर्स अप्लाई करके। तो जब हम साइकिल का हैंडल को मोड़े ना तो साइकिल का हैंडल को मोड़ने से फोर्स सिर्फ कौन सा चक्का को मिला, आगे का चक्का को मिला। तो आगे का चक्का का तो डायरेक्शन चेंज हो गया लेकिन पीछे का चक्का के ऊपर फोर्स अप्लाई नहीं हुआ, तो वो अभी भी अपना इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण उधर ही स्किट हो जाएगा। सेम चीज बॉडी के साथ भी हो रहा है, ठीक है। बॉडी का जो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है वो हमेशा सेंटर से अवे है, तो वो जब भी घूमेगा ना तो बॉडी का इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन उसको हमेशा सेंटर से अवे ही ले जाना चाहेगा, लेकिन उसको काउंटर बैलेंस कौन कर देता है, रस्सी का टेंशन। क्या देखे, सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके कारण ना वो इधर आता है ना उधर जाता है, वो वहीं पे घूमते रहता है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फिक्टियस फोर्स क्यों बोला गया, समझ में आया, क्योंकि वो इसका रिएक्शन फोर्स नहीं है। तो फिर पूछेगा क्या है, तो वो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ये सारा चीज समझ में आया, ठीक है। तो देखो ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ना, इसको आप रियल लाइफ एग्जांपल से भी समझ सकते हो। क्या करना, एक रस्सी लेना और उसमें एक बकेट लगा देना, उसमें पानी भर देना और उस पानी वाला बकेट को ना ऐसे करके, मतलब ऐसे करके ऐसे से करना, ऐसे से करना और अचानक से घुमा देना। तो देखना भले वो बकेट ना, पानी वाला बकेट यहाँ चले जाएगा और फिर घूम जाएगा लेकिन फिर भी पानी नहीं गिरेगा, क्योंकि पानी हमेशा किधर एक्ट कर रहा है, पानी हमेशा पानी का जो वेट है वो हमेशा किधर काम कर रहा है, सेंटर से अवे काम कर रहा है। तो जब यहाँ भी पहुँचेगा तो पानी का वेट सेंटर से अवे रहेगा, यहाँ भी पहुँचेगा तो पानी का वेट सेंटर से अवे रहेगा।
और सेंटर से अवे होने के कारण इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कारण पानी नहीं गिरेगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ और चीज़ भी है सर्कुलर मोशन से रिलेटेड। हम लोग जानते हैं जब भी कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में घूमता है तो उसका स्पीड हर जगह क्या रहता है? उसका स्पीड हर जगह कांस्टेंट रहता है। चाहे वो कहीं भी पहुंच जाए उसका स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे स्पीड सोच लो उसका 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी स्पीड रहेगा 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी स्पीड रहेगा 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी स्पीड रहेगा 20 मीटर पर सेकेंड। स्पीड हर जगह कांस्टेंट है। लेकिन एक तो चीज़ देखो, यहाँ पे स्पीड भले कांस्टेंट है लेकिन यहाँ पे जो स्पीड है ना उसका एक पार्टिकुलर डायरेक्शन भी है। जब ये ऐसे घूम रहा है तो इसका इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर है? इधर है। जब ये स्टोन घूमते हुए यहाँ पे आएगा तो इसका डायरेक्शन इधर है, और जब ये स्टोन घूमते हुए यहाँ आएगा तो इसका डायरेक्शन इधर है, और जब ये घूमते हुए इधर आएगा तो इसका डायरेक्शन इधर है। दैट मीन्स मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू में कोई चेंजेस, लेकिन डायरेक्शन में तो चेंजेस आ रहा है ना। और डायरेक्शन में चेंज होने के कारण हम लोग क्या बोलेंगे कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है। क्योंकि स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और वो सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो स्पीड तो हर जगह सेम ही है। लेकिन अगर मैं वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो भले मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, पर डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना। यहाँ पे डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड नॉर्थ है। यहाँ पे डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड वेस्ट है। यहाँ पे डायरेक्शन किधर है? टुवर्ड साउथ है। और यहाँ पे डायरेक्शन किधर है? ईस्ट है। तो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और जब डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो हम एक तरह से क्या बोलेंगे? वेलोसिटी चेंज हो रहा है। क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, वैल्यू पे भी डिपेंड करता है और डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है। दोनों चेंज होगा तब भी हम लोग उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, कोई एक भी चेंज होगा तब भी हम लोग उसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। तो भले यहाँ पे मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है, वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है ना, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे? यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या कांस्टेंट रहता है तो आप लिखोगे स्पीड। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता है, वेलोसिटी कंटिन्यूसली क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। और वेलोसिटी चेंज होने के कारण इस मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सेलरेटेड मोशन। अब आप लोग बोलोगे सर आप तो अभी थोड़ा देर पहले बोले थे कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है स्पीड कांस्टेंट है, और स्पीड कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। लेकिन आप लोग अगर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पढ़ोगे ना तो उसका डेफिनेशन ये बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं बोलता है। तो स्पीड से एक्सेलरेशन को कोई लेना देना नहीं है, एक्सेलरेशन को लेना देना है वेलोसिटी से। अब वेलोसिटी तो चेंज हो रहा है ना, तो वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू ये क्या है? एक्सेलरेटेड मोशन। तो अगर एग्जाम में अगर आपको पूछेगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को किसके पॉइंट ऑफ व्यू यूनिफॉर्म बोलते हैं तो आप लिखोगे स्पीड। और अगर आपको बोलेगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक्सेलरेटेड मोशन किसके पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं तब लिखोगे आप वेलोसिटी। तो दोनों मोशन इसको बोलते हैं, इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी बोलते हैं, इसको एक्सेलरेटेड मोशन भी बोलते हैं। एक्सेलरेटेड हो गया वन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वेलोसिटी, और यूनिफॉर्म हो गया वन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्पीड। ये चीज़ समझ में आया? ठीक है, इसको पॉज कर देना। नीचे जाएगा। अच्छा ठीक है, ऑन कर दे। आप करो ना, ऑन है। सुंदर। तो देखो ये एक बॉडी है जो एक दूसरा बॉडी को स्ट्रिंग से पकड़ा हुआ है और उसको अपने चारों तरफ घुमा रहा है। मान लो कि हम ऐसे करके एक बॉल है उसमें रस्सी लगा, उसको घुमा रहे हैं, अपने चारों तरफ घुमा रहे हैं। अचानक से क्या हुआ कि ये स्ट्रिंग ना यहाँ पे ब्रेक हो गया, हो सकता है ना ऐसा। तो जैसे ही स्ट्रिंग ब्रेक होगा तो दो पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखेंगे। एक पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखेंगे यहाँ से, तो इसको हम बी नाम दे दे रहे हैं, और एक पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग देखेंगे बाहर से, तो उसको हम ए नाम दे दे रहे हैं। तो जब रस्सी टूटेगा तो मुझे कुछ बताओ, इस मोमेंट में इसका डायरेक्शन किधर है? इधर है, क्योंकि ये बॉल उधर ही जा रहा है। तो इस मोमेंट में इसका डायरेक्शन इधर है। तो जैसे ही रस्सी टूटेगा तो ये रस्सी जैसी टूटेगा तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये दूर भी जाएगा, और क्योंकि इसका वेलोसिटी इधर है तो इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब ये दूर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, मतलब इसका मूवमेंट कुछ ऐसा होगा।
मतलब ये दूर भी चले गया और उधर जा रहा है, फिर थोड़ा देर बाद और दूर जाएगा और उधर ही जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे क्योंकि इसका वेलोसिटी इधर था ना, वेलोसिटी इधर होने से डिस्प्लेसमेंट भी तो उधर होगा, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये धीरे धीरे दूर भी जाते रहेगा और उधर भी जाते रहेगा। मतलब ऐसे ही फेंका नहीं जाएगा। क्यों ऐसा नहीं फेंका जाएगा? क्योंकि इस पॉइंट में इसका कुछ वेलोसिटी, इस पॉइंट में इसका वेलोसिटी किधर था? इधर था। और हम लोग जानते हैं वेलोसिटी जिधर होगा डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? उधर ही होगा। अरे समझ रहे हो कि नहीं? तो देखो इसके पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखोगे तो ये बॉल ऐसे फेंका रहा है, ऐसे फेंका रहा है, पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन में फेंका रहा है। कैसे फेंका रहा है? स्ट्रेट लाइन में फेंका रहा है। और कैसे फेंका रहा है? टेंजेंशियली फेंका रहा है। अब बोलोगे टेंजेंट क्या होता है? देखो किसी भी सर्कल में अगर कोई लाइन सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करता है तो उस लाइन को क्या बोला जाता है? टेंजेंट। तो देखो ये सीधा जा रहा है ना, और यहां से तो ये डिटैच हो गया, मतलब ये सर्कल का ये कोई एक पॉइंट है ना। जब ये रस्सी टूटा तो ये बॉल सर्कल का, इस सर्कल का किसी एक पॉइंट से फेंकाया, तो जो लाइन क्रिएट हो गया वो टेंजेंट बना कि नहीं? तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू वो बॉडी कैसे जा रहा है? टेंजेंशियली फेंका रहा है। कौन सा पाथ में फेंका रहा है? स्ट्रेट पाथ में। ये चीज आपको समझ में आया? अब देखो अगर मैं यहां से देखूं तो क्या दिखेगा? देखो मान लो मैं यहाँ पे कैमरा लगा दिया हूं, तो जब रस्सी नहीं टूटा था, जब बॉडी यहाँ था, तो ये कैमरा में बॉडी कहाँ दिख रहा था? सामने में दिख रहा था। मतलब थ्रू रेडियस, ये रेडियस है ना, थ्रू रेडियस सामने दिख रहा था। अब देखो जब ये रस्सी टूट गया और ये बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंचा, तो ये तो अभी भी घूम रहा है ना। तो जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा तो कैमरा यहाँ से यहाँ आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। जब ये बॉडी यहाँ था तब कैमरा यहाँ था। जब ये रस्सी टूट गया तो भले ये बॉल फेंका गया, लेकिन ये बॉडी तो अभी भी घूम रहा है। तो ये इसको अपना सामने देख रहा था। जब बॉल यहाँ पहुंच जाएगा तभी भी ये कहाँ देख रहा है? उसको अपने सामने ही देख रहा है। और जब ये बॉल यहाँ से वहां पहुंच जाएगा तब कैमरा फिर यहाँ आ जाएगा, तब भी ये उसको अपने सामने ही देख रहा है। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या दिखेगा? इसके पॉइंट ऑफ व्यू दिखेगा कि बॉल कंटिन्यूसली इससे क्या हो रहा है? दूर जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या दिखेगा कि बॉल कंटिन्यूसली इससे दूर जा रहा है। ये समझ में आया कि नहीं? तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा? बॉल इज सॉरी बॉडी, जो भी बॉडी है या बॉल है, बॉडी इज मूविंग अवे फ्रॉम सेंटर रेडियली। यहाँ पे रेडियली वर्ड क्यों बोला गया? क्योंकि जब यहाँ से देखा गया तभी ये रेडियस के पॉइंट ऑफ व्यू ही देख रहा है। यहाँ से भी जब देखा जा रहा है तो रेडियस के पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है। तो सेम चीज ना हमारे साथ भी होता है। देखो जब कोई रॉकेट लॉन्च होता है ना हमारे धरती से, तो जब यहाँ से कोई रॉकेट लॉन्च होता है ना तो हम लोग को क्या लगता है? रॉकेट सीधा जा रहा है, पर एक्चुअली रॉकेट सीधा नहीं जाता है। जब कोई रॉकेट लॉन्च होता है तो देखो रॉकेट यहाँ था, कुछ टाइम बाद रॉकेट यहाँ रहेगा, कुछ टाइम बाद रॉकेट यहाँ रहेगा। मतलब रॉकेट एक्चुअली ऐसे जा रहा है। कैसे जा रहा है? टेंजेंशियली जा रहा है। मतलब रॉकेट एक तरह से अगर सोलो यहाँ से लॉन्च हुआ ना तो रॉकेट एक्चुअली यहाँ से लॉन्च होने के बाद ऐसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है लेकिन ऐसे जा रहा है। लेकिन ये वाला मूवमेंट किसको दिखेगा? जो पर्सन अर्थ के बाहर से देखेगा। हम लोग को ऐसे जाते हुए क्यों दिखता है? ऊपर जाते हुए क्यों दिखता है? क्योंकि देखो धरती घूम रहा है ना। तो जब रॉकेट लॉन्च हुआ तो जब रॉकेट यहाँ था, सोच लो हम यहाँ खड़े थे, जब रॉकेट यहाँ पहुंचा तो हम भी तो यहाँ रोटेट होके आ गए ना। तो अभी भी तो मेरे को अपने ऊपर ही दिख रहा है। जब रॉकेट यहाँ पहुंचा तब हम भी तो घूम के यहाँ आ गए, क्योंकि धरती घूम रहा है। तो मेरे को कंटिन्यूसली क्या लग रहा है कि वो मेरे से सीधा ऊपर जा रहा है। जब हम लोग कैच खेलते हैं और बॉल को सीधा कहाँ फेंकते हैं? ऊपर फेंकते हैं। ऐसे सोच लो बॉल कैसे ऊपर फेंकते हैं, तो हम लोग को लगता है ना कि बॉल सीधा ऊपर जा रहा है, लेकिन बॉल एक्चुअली सीधा ऊपर नहीं जा रहा है। बॉल को अगर हम यहाँ से फेंके ना तो बॉल ऐसे जा रहा है। लेकिन हम लोग को सीधा क्यों दिखता है? क्योंकि हम लोग जब देख रहे हैं ना तो बॉल जब ऐसे जा रहा है ना, हम बॉल को ऐसे फेंके तो बॉल एक्चुअली ऐसे नहीं जाके बॉल कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। लेकिन क्या हो रहा है ना, जब बॉल यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है तो हम लोग क्योंकि धरती पे खड़े हैं और धरती रोटेट हो रहा है तो हम लोग भी उसी टाइम में यहाँ पहुंच जा रहे हैं। जब बॉल यहाँ आ रहा है तो हम लोग भी उसी टाइम में यहाँ पहुंच जा रहे हैं। तो हम लोग को लग रहा है कि बॉल ऐसे सीधा गया और
सीधा हमारे हाथ में आ गया। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन अगर कोई पर्सन बाहर से देखता होता तो उसको दिखता कि बॉल ना ऐसे फेंका गया ना, तो बॉल ना एक्चुअली ऐसे नहीं जाके ऐसे जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है। ये समझ में आया कि नहीं? तो परसेप्शन के हिसाब से मूवमेंट अलग है। इसके पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रेट लाइन में टेंजेंशियली जा रहा है, इसके पॉइंट ऑफ व्यू रेडियली दूर जा रहा है। इसको दिखेगा कि मेरे से दूर जा रहा है, इसको लगेगा ही नहीं। अगर हम इसको कोई बोल दे, ये फोन करके बोलेगा कि नहीं ये तो ऐसे नहीं जा रहा है, तो टेढ़ा होके जा रहा है, तो इसको बिलीव ही नहीं होगा। इसको लगेगा नहीं ये तो मेरे से ऊपर जाते जा रहा है, दूर जाते जा रहा है। हाँ ठीक है, पॉज कर दो, चैप्टर हो गया।